अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अंकबूत बाय नूर राजपूत का सेकंड लास्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपको कमेंट नहीं देखना है अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए, लेकिन आपने तो कमेंट किया भी नहीं। और मैं वेट करती रही कि आपके साथ अरुज़ा की बातें करूँगी, आपका रिव्यू देखूँगी कि आपकी क्या राय है अरुज़ा की डेथ पर। तो इसलिए इस बार आपको हर पार्ट पर रिव्यू देना है और मैं वेट करूंगी। तो अब बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं एपिसोड की जानिब। अनकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। असकलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 21, सेकंड लास्ट एपिसोड पार्ट 2। जिंदगी के पन्नों पर कुछ नाम हमेशा वफादारी की रोशनाई से लिखे जाते हैं, मगर तकदीर के हाथ जब खून में डूबे कलम से तहरीर हो तो वही नाम सुर्खी इल्म बन जाते हैं। अरूज़ा जमाल एक साया थी जो रईस के साथ जुड़ा रहा, एक साया जो कभी अलग न हुआ, मगर आज वही साया उसके हाथों बुझ गया था। उसकी खामोशी अब सदा थी, उसका दम टूटना एक सवाल। क्या वफादारी की इंतहा यही है कि वो अपने मोहसिन की तलवार पर कुर्बान हो जाए? क्या मोहब्बत और अकीदत का अंजाम यही है कि मरने के बाद भी वही चेहरा सामने हो जिसके लिए जिया था? वक्त की ताक पर अरूज़ा का वजूद मिट्टी की तरह बिखर गया था, लेकिन उसकी मौत रईस के सीने पर वो बोझ रख गई थी जिसे शायद वक्त भी कम न कर सके। ये दास्तान खून से लिखी जा चुकी है और अब अगला बाब उन जख्मों के साथ खुलता है जहां वफादारी का कफन भी रईस के हाथ सिल दिया गया। वक्त जैसे उस स्वीट में मुंजमद हो चुका था। अरूज़ा की बेजान आंखें छत में गड़ी हुई किसी नादीदा नुक्ते पर जमी थी, जैसे वो उस दुनिया से परे कुछ देख रही हो। उसकी मौत ने कमरे की हवा को इतना भारी कर दिया था कि सांस लेना भी एक असियत बन गया। डॉक्टर और नर्सों की एक टीम अंदर दाखिल हुई थी। उनके चेहरों पर पेशवराना संजीदगी थी, मगर आंखों में उस तबाही का अक्स साफ नजर आ रहा था जो चंद लम्हे पहले यहाँ बर्पा हुई थी। कोड ब्लू कैंसिल कर दें, शी इज गोन। एक सीनियर डॉक्टर की थकी हुई आवाज़ गूंजी थी। मुराद और मीसम तकरीबन एक साथ ही भागते हुए अंदर दाखिल हुए थे। उनके कदम फर्श पर बिखरे शीशे और खून के धब्बों के पास आकर रुक गए। सामने स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर में ढका वजूद अरूज़ा का था। मुराद के हलक से एक घुटी हुई आवाज़ निकली और वह दीवार का सहारा लेकर वहीं रुक गया। मीसम सकते के आलम में खड़ा था। उसकी आंखें फजर पर जमी थीं, जो एक कोने में खून और शीशे के दरमियान अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका वजूद कांप रहा था, जैसे वो किसी हकीकत को अपने अंदर जज्ब करने से कासिर हो। ये सब कैसे हुआ? मुराद की आवाज़ नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर थी। पुलिस पहुंच चुकी थी, अब तफ्तीश हो रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब देता, मीसम के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की तेज़ बीप बजी थी। ये एक ईमेल अलर्ट था जिसका सब्जेक्ट सिर्फ एक लफ्ज़ था, आखिरी ख्वाहिश। उसने कांपते हाथों से फ़ोन खोला। ईमेल अरूज़ा के अकाउंट से भेजी गई थी और उसमें एक वीडियो का लिंक था। उसने लरसती उंगली से लिंक पर क्लिक किया था। वीडियो प्ले हुई और कमरे में मौजूद हर शख्स के कदम वहीं जम गए। स्क्रीन पर अरूज़ा थी। वह अपने घर के स्टडी रूम में बैठी थी, बिल्कुल पुरसुकून। उसने सियाह लिबास पहना हुआ था, बाल नफासत से बंधे थे और चेहरे पर मेकअप का शुबा तक नहीं था। उसकी भूरी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, ना नफरत, ना मोहब्बत, ना दुख। सिर्फ एक ठहराव था, एक बर्फानी हकीकत को तस्लीम करने वाला ठहराव। वो सीधा कैमरे में देख रही थी, जैसे जानती हो कि वो उस वक्त कौन कौन उसे देख रहा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ इतनी साफ और मजबूत थी जैसे वो कोई बिजनेस रिपोर्ट पेश कर रही हो, बिल्कुल रोबोट की तरह। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, न इस हॉस्पिटल में मौजूद शख्स, न कोई और। ये फैसला मेरा अपना था, मेरी मर्जी से, मेरे होश व हवास में। मैं एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसे जीतना मेरे बस में नहीं था। कभी कभी एक जज्बा आपको इतना मजबूत कर देता है कि आप दुनिया से लड़ जाते हैं, और कभी कभी वही जज्बा आपको अंदर से इतना खोखला कर देता है कि आप खुद से हार जाते हैं। उसके होठों पर एक हल्की सी इस्तेज़ाइया भरी मुस्कुराहट उभरी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और हुक्म है कि इस केस पर कोई तफ्तीश न की जाए, किसी से कोई पूछगछ न की जाए। ये खुदकुशी नहीं, ये मेरा इंतखाब था। मेरी मौत को एक मंतकी अंजाम समझकर फाइल बंद कर दी जाए। कैमरे में मौजूद हर शख्स सांस रोके ये एतराफ़ सुन रहा था। मुराद ने बेयकीनी से फजर की तरफ देखा, जो अब सर उठाकर फ़ोन की नजरें जमाए घूर रही थी। वीडियो में अरूज़ा ने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी नमी चमकी थी, मगर फ़ौरन ही गायब हो गई थी। मीसम, उसने अपने सबसे वफादार साथी का पुकारा था। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मेरी बॉडी पर कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। इसे बिना किसी ताकीर के मेरे घर पहुंचा दिया जाए।
मेरे वालिद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज़ एक लम्हे को भराई थी, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। ये मेरी जंग थी और मैंने इसे अपने तरीके से ख़त्म किया है। अलविदा। वीडियो ख़त्म हो गई थी, स्क्रीन सिया हो गई, स्वीट में एक नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई थी। ये अरूजा का आखिरी मास्टर स्ट्रोक था। उसने मरते मरते भी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। उसने रईस को हर इल्ज़ाम से बचा लिया था, फजर को किसी भी कानूनी कार्रवाई से दूर कर दिया था और अपनी मौत को एक ऐसी पहेली बना दिया था जिसे अब कोई हल नहीं कर सकता था। मीसम ने खाली आंखों से फ़ोन को बंद किया था। वो आगे बढ़ा, उसके कदमों में अब एक नई मजबूती थी। आप सब ने सुन लिया, मैडम का आखिरी हुक्म यही है। उसने पुलिस, हॉस्पिटल के अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स को मुखातिब किया था। हमें इनकी बॉडी यहाँ से फ़ौरन लेकर जानी है। पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, लेकिन ये सब, वो फर्श पर बिखरे हुए खून की तरफ इशारा कर रहा था। ये सब अब कोई मायने नहीं रखता सर। उसकी आवाज़ दुख और वफादारी का इम्तिज़ाज था। इन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर ने सर हिलाया। कानूनी तौर पर जब मुतवफ़ी का वाज़ेह बयान मौजूद हो तो पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अमले ने स्ट्रेचर को एहतियात से उठाया। सफ़ेद चादर के नीचे अरूजा का वजूद अब्दी नींद सो रहा था। मीसम और मुराद स्ट्रेचर के साथ साथ चलने लगे थे। जब वो दरवाजे के पास से गुजरे तो मुराद एक लम्हे को रुका था। उसने पलट कर फजर को देखा था, जो अब भी उसी हालत में थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो शायद अब कभी ना भर सके। फजर। मुराद ने उसे पुकारना चाहा, मगर अल्फाज उसके हलक में ही दम तोड़ गए। वो क्या कहता, तसल्ली देता, किस बात की? मीसम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। चले सर, मिस्टर जमाल इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोनों खामोशी से बाहर निकल गए थे। राहदारियों में अब सुकून था। इमरजेंसी लाइट की टिमटिमाहट बंद हो चुकी थी और मामूल की रोशनियां जल उठी थी, जैसे हॉस्पिटल उस खूनी रात के दाग अपने सीने में मिटा देना चाहता हो। वो अरूजा का जस्ते खाकी लेकर हॉस्पिटल की पिछली राहदारी से बाहर निकले, जहाँ एक एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, मीसम ने ड्राइवर को हिदायत दी थी। वो जमाल हाउस जा रहे थे। गाड़ी रात की तारीकी में गुम हो गई थी और स्वीट के अंदर फजर अकेली रह गई। उसके कानों में सिर्फ अरूजा की सरगोशियाँ गूंज रही थी। तुम नासूर हो फजर, तुम मर क्यों नहीं जाती? ये रात एक बादशाह को तोड़ गई थी, एक वफादार सिपाही को निकल गई थी और एक लड़की को हमेशा के लिए एक ऐसे जुर्म के एहसास में कैद कर गई थी जो उसने किया ही नहीं था। वक्त का दरिया बहता रहा था, मगर रईस के लिए वो एक ही लम्हे मुंजमद हो गया था। उसका वसी और रीस दफ्तर, जो शहर में पर हुक्मरानी करने वाली ताकत का मरकज़ था, आज एक मकबरे की सा खामोशी ओढ़े हुए था। सूरज की पहली किरणें शीशे की दीवारों से छनकर अंदर आती फर्श पर लंबी लंबी लकीरें बना रही थीं, जैसे किसी जेल की सलाखें हों, मगर उसे ना दिन का होश था न रात का। वो अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल साकित, जैसे वो कुर्सी का ही एक हिस्सा हो। उसका जिस्म अकड़ चुका था, गर्दन एक खास साविये पर जमी हुई थी और आंखें सामने शहर के मंजर पर टिकी थी, मगर वो कुछ देख नहीं रहा था। वो गुज़िश्ता रात से उसी हालत में था, वही लिबास पहने हुए, जिसके सफ़ेद शर्ट पर अरूजा के खून का गहरा सुर्ख धब्बा अब सूख गया, स्याही माइल हो चुका था। ये धब्बा नहीं था, एक दायमी इल्ज़ाम था जो उसके सीने पर सब्त हो चुका था। रात अरूजा जमाल को सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। पूरा रईस ग्रुप, हर छोटा बड़ा मुलाजिम, शहर की हर बाअसर शख्सियत वहाँ मौजूद थी। सिर्फ एक शख्स नहीं था, रईस औरंगज़ेब। ये हैरान कुन था। खबरें छप रही थी, न्यूज़ चल रही थी। अरूजा की खबरें सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक बन चुकी थी। वो कैसे जाता, किस मुंह से एक बाप के सामने खड़ा होता? वो अपने सबसे वफादार सिपाही का कातिल था और कातिल जनाजे में शिरकत नहीं करते। उसके जहन में गुज़िश्ता रात के मंजर एक ना ख़त्म होने वाले तसलसल के साथ चल रहे थे। पिस्तौल की ठंडी धात का लम्स, गोलियों की दहाड़, अरूजा की बेयकीन आंखें, उसके जिस्म का बेजान होकर उसकी बाहों में गिरना और उसकी आखिरी सरगोशी। अब पता चला मोहब्बत क्यों। वो बादशाह था, मगर आज वो अपनी ही सल्तनत का सबसे बेबस और गुनहगार कैदी था। उसका दिल नहीं धड़क रहा था, बस एक पत्थर था जो सीने में अटका हुआ था। वो जिंदा था, मगर जैसे उसकी रूह मर चुकी थी। टन। लिफ्ट के दरवाजे खुलने की धाती आवाज़ ने दफ्तर की गहरी खामोशी को चीरा था। कदमों की आहट सुनाई दी और फिर मुराद अंदर दाखिल हुआ था। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था, चेहरा थका हुआ और आंखें सोगवार थी। उसने एक नज़र दफ्तर की हालत पर डाली थी और फिर रईस पर, जो अब भी एक बुत की तरह साकित था। एक लम्हे को मुराद के कदम डगमगाए थे। उसने हमेशा अपने रईस को
फौलाद की तरह मजबूत देखा था। इतना तो वो फजर के शादी पर भी नहीं बिखरा था जितना वो उसे इस वक्त टूटा हुआ बिखरा हुआ देख रहा था। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसकी मेज़ के सामने आकर खड़ा हो गया था। रईस ने ना पलकें झुपकाई थी, ना कोई रद्द अमल जाहिर किया। रईस, मुराद की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो उस खामोशी को तोड़ने से डर रहा हो। तदफीन हो गई है। एक तवील वक्फा। दफ्तर में सिर्फ खून जमा देने वाली ठंडक थी। फिर जैसे किसी ने पत्थर में जान डालने की कोशिश की हो। रईस के होंठ हिले। तदफीन, ये एक लफ्ज़ नहीं था, एक करा थी जो उसके अंदर से निकली थी। मुराद ने एक गहरी सांस ली। जमाल साहब, वो ठीक नहीं है। मगर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ना कोई जवाब। उन्होंने खामोशी से बेटी को दफना दिया। इस बार रईस की पथराई हुई आंखों में एक हल्की सी लर्जिश हुई थी। उसने अपनी नज़रें शहर के मंजर से हटाकर सामने मेज़ पर जमाई। रोज़ा को दफना दिया? वो जैसे उसे नहीं सुन रहा था। उसकी आवाज़ खुरदुरी थी, जैसे सदियों बाद इस्तेमाल की गई हो। वो टूट चुके हैं। मुराद की आवाज़ में भी दर्द उभरा था। तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए, वो तुम्हारी राह तक रहे होंगे। रईस ने कुछ नहीं कहा। उसने आहिस्ता से अपने हाथ उठाए और मेज़ पर रख दिए थे। उसके हाथ अब काँप नहीं रहे थे, वो बेहिस थे। उसने अपनी उंगलियों को देखा, फिर अपनी शर्ट पर लगे खून के धब्बे को। ये वही हाथ थे जिन्होंने ट्रिगर दबाया था। ये वही हाथ थे जिन्होंने अरुजा को गोद में उठाया था जब वो मर रही थी। ये वही हाथ थे जो अब उसके खून से रंगे हुए थे। एक नाकाबिले बर्दाश्त असियत की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। वो पत्थर जो उसके अंदर जमा हुआ था चटकने लगा था। मैंने उसे मारा, मुराद। उसकी आवाज़ एक टूटी हुई सरगोशी सी थी। उसने पहली बार मुराद की आंखों में देखा था। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दे। मुराद ने नफ़ी में सर हिलाना चाहा था, मगर वो जानता था कि सच यही था। चाहे डिफेंस में मारा हो, मगर खून उसी के हाथों हुआ था। ये एक भयानक सच्चाई थी। तुमने फजर को बचाया रईस, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पागल हो चुकी थी। रास्ता? उसके लबों पर एक भयानक खोखली हंसी उभरी। रास्ते तो कमज़ोर लोग ढूंढते हैं मुराद, बादशाह फैसले करते हैं। और मेरा फैसला, क्या वो सही था? वो उठ खड़ा हुआ। उसके अकड़े हुए जिस्म से चटकने की आवाज़ आई थी। वो चंद कदम बढ़ा और खिड़की के पास गया था और बाहर देखने लगा। वो मेरी ढाल थी, मेरी तलवार थी, मेरी वफादार। और मैंने अपनी ही ढाल को तोड़ दिया। उसकी आवाज़ में आंसू नहीं थे, आंसुओं से कहीं ज़्यादा गहरा कर्ब था। उसकी कीमत अरूजा थी। उसने शीशे पर हाथ रखते हुए कहा, फजर को बचाने की कीमत अरूजा थी, और ये कर्ज मुझ पर हमेशा रहेगा। मुराद खामोश खड़ा रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। आज रईस औरंगजेब कोई बादशाह नहीं था। वो एक मकरूज था जो अपनी ही रूह का कर्जदार हो चुका था। दिन पूरी तरह निकल आया था। शहर जाग रहा था। जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही थी। मगर रईस के दफ्तर में रात ठहर गई थी। एक ऐसी रात जिसकी सुबह शायद कभी ना हो पाए। होश की दुनिया में वापस धुंधली और मबहम थी। उसकी आंखें जब पूरी तरह खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल की उसी प्राइवेट स्यूट में पाया। मगर अब मंजर बदल चुका था। मशीनों की बीप मध्यम थी और कमरे में एक अजीब सी वीरानी और ठहराव था। बाहर से सफाई की आवाज़ें आ रही थीं और अंदर एक नर्स कुछ सामान इकट्ठा कर रही थी। उसकी पहली नज़र फजर पर पड़ी थी, जो खिड़की के पास खड़ी बाहर खला में घूर रही थी। उसका वजूद वहाँ था, मगर रूह कहीं और भटक रही थी। वो उठना चाहता था, मगर सर चकरा गया था। तवील बेहोशी ने उसके हवास सल्ब कर लिए थे। उठने की कोशिश की तो उसके जिस्म में दर्द की टीसें उठी थीं। उसी लम्हे उसकी नज़रें लाउंज में गई थीं। दीवार पर लगे शीशे की फ्रेम में दरारें थीं। छत का प्लस्तर उतरा हुआ था और हवा में जरासीम कश दवा की तेज बू के साथ एक और नाकाबिले बयान सी भारी बास रची हुई थी। लगा जैसे उसके बेहोशी के दौरान यहाँ कोई तूफान आकर गुजर चुका हो। फजर? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। उसकी आवाज़ पर वो झटके से पलटी थी। उसकी आंखों में एक लम्हे को खौफ की लहर दौड़ी। फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और उसके पास आ गई थी। आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, बैठो। उसने फजर का हाथ पकड़ना चाहा था, मगर वो अपना हाथ खींच चुकी थी, जैसे वो उसके छूने से डरती हो, जैसे वो छुएगा तो जल जाएगी। उसके गाल पर एक खराश का निशान था, जबकि पेशानी पर भी सनी प्लास्टर लगा हुआ था। चेहरे के जख्मों को नफासत से छुपाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता या पूछता, राहदारी में लगे टीवी की आवाज़ अंदर आने लगी थी। कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था।
रईस ग्रुप की सीनियर टेक डायरेक्टर अरूजा जमाल की अचानक मौत कारोबारी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इब्तदाई इत्तला और जाए वक़ा से मिलने वाले शाहिद के बिना पर पुलिस ने उसे खुदकुशी करार देकर केस बंद कर दिया है। टीवी की स्क्रीन पर अरूजा की यूनिफॉर्म में तस्वीर उभरी। ये सुनने की देर थी कि एक लम्हे को वली का सांस साकित हुआ था। उसने बेयकीनी से टीवी की आवाज़ सुनी थी, फिर फजर के जख्मी चेहरे और खौफजदा आंखों को देखा था, और फिर लॉन्च की तबाहशुदा हालत पर नजर डाली थी। तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर बना रही थी जिसे उसका दिमाग कबूल करने से इनकारी था। उसके अंदर सब कुछ टूट कर बिखर गया था, मगर चेहरे पर मुकम्मल सकूत तारी हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं, बस आंखें बंद कर ली, जैसे उस कड़वी हकीकत को अपने अंदर उतार रहा हो। उसके बाद डिस्चार्ज का अमल मुकम्मल खामोशी में हुआ था। फजर अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी और ना ही वली रुक सकता था। वली की तो सर्जरी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहा था। वो खुद यहाँ रहना नहीं चाहता था, बाकी का इलाज घर में भी हो सकता था। ना उसने कोई सवाल किया, ना फजर ने कोई जवाब दिया। वो एक दूसरे से ऐसे बच रहे थे जैसे उनके दरमियान अल्फाज नहीं, कांच की एक दीवार खड़ी हो, जैसे छूने से दोनों जख्मी हो जाते। घर तक का रास्ता भी उसी बर्फानी खामोशी में कटा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर शहर की जिंदगी दौड़ रही थी, मगर अंदर दो इंसान अपनी अपनी ज़ात में कैद एक ना ख़त्म होने वाली रात का बोझ उठाए बैठे थे। घर का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुए तो ये खामोशी मज़ीद गहरी और काटदार हो गई थी। ये वही घर था जहाँ से वो खुशी खुशी गए थे, मगर अब उसके दीवारों से भी वहशत टपक रही थी। फजर ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद उससे चंद कदम दूर खड़ी हो गई थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। आखिरकार वली ने उस नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी को तोड़ा था। उसकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन कहीं हल्का सा खौफ था। कैसे हुआ ये सब? फजर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो साकित खड़ी रही। क्या वो हॉस्पिटल में? उसने जिस्म से उठते दर्द को जब्त करते पूछा था। वो यूं ही खड़ी रही। फजर की खामोशी उसे सब समझा रही थी। वो चाहती थी मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले सोफे पर बैठ गई, बेजान सी। वली ने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में अरसा का चेहरा घूम गया था। उसकी मोहब्बत, उसका जुनून, उसकी ज़िद, उसका टूटापन। उसने कहा था टूटी हुई कोई भी चीज़ जंग में ख़तरनाक साबित होती है, मगर उसका दिमाग नहीं मान रहा था कि अरूजा सिर्फ मोहब्बत के लिए ऐसा करेगी। अरूजा जमाल इतनी कमज़ोर नहीं थी। और ये ज़ख्म, उसने फजर के चेहरे की तरफ इशारा किया था। उसने मुझ पर हमला किया था। वो मुझे मार देना चाहती थी। वो कह रही थी कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं गई तो वो मुझे सफ़ा हस्ती से मिटा देगी। उसे लगता था मैंने तुम्हें और बिग बी को उससे छीना है। वो सर झुकाए कह रही थी जैसे मुजरिम वही हो। एक अरूजा की मौत सैकड़ों लोगों का मुजरिम बना गई थी। एक एक लफ्ज़ जहरीले तीर की तरह वली के सीने में उतर रहा था। वो तसव्वुर करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में उन पर क्या बीती होगी। फिर उसकी मौत। वो जानना चाहता था जो वो सोच रहा था, क्या वो सच था? वो खुदकुशी नहीं थी। वो बिग बी ने मज़ीद कहना उसके बस में नहीं था। वो ये बोझ उसके कंधों पर नहीं डालना चाहती थी, मगर वली के मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि अरूजा की मौत का ताल्लुक़ बराह रास्त उससे और फजर से था। उसका सारा गुस्सा, सारी तकलीफ़ एक गहरे यकबस्ता एहसास जुर्म में बदल गई थी। ये सब उसकी वजह से हुआ था। वो खुद को मुजरिम समझ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत में अरूजा इस हद तक जाएगी। वो एक इंसान को कातिल बना देगी और खुद मौत के मुंह में चली जाएगी। उसकी मोहब्बत ने उसे मार डाला, ये मानने को जहन तैयार नहीं है। उसने हौले से सरगोशी की। मुझे नहीं पता था वो मुझसे इतनी नफरत करती थी। वली ने चौंक कर सर उठाया था। उसकी आंखों में एक गहरी अज़ियतनाक शिकस्त थी। वो तुमसे नफरत नहीं करती थी फजर, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। इतनी शदीद मोहब्बत के रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देना चाहती थी, और आखिर में उसने खुद को ही तबाह कर लिया। वो सांस लेने को रुका था, और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये एतराफ़ नहीं था, ये एक सज़ा थी जो उसने खुद को सुनाई थी। एक ऐसी सज़ा जो उसे उम्र भर काटनी थी। उनका घर अब घर नहीं रहा था, एक यादगार बन चुका था। एक ऐसी मोहब्बत की यादगार जिसकी कीमत एक जान से चुकाई गई थी। वो जाते जाते सबको एहसास जुर्म में डाल गई थी। वक्त की रफ्तार कभी कभी एक धोखा लगती है। दिन, हफ्ते और महीने अपनी जगह पर चलते रहते हैं, मगर इंसान के अंदर एक ऐसी घड़ी जाग उठती है जो रुक जाती है। रईस के लिए वो घड़ी अरूजा जमाल की मौत के दिन से रुकी हुई थी। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। शहर की फलक बोस टावर, गलियों में दौड़ती हुई गाड़ियाँ,
बोर्ड रूम्स में होने वाली डील्स, स्टॉक मार्केट की गिरती बढ़ती लहरें, सब कुछ पहले जैसा था, मगर उसके अंदर का शहर, उसकी अपनी सल्तनत, उसका दिल सब साकित हो चुके थे। दफ्तर की बुलंदो बाला इमारत जो हमेशा जिंदगी और ताकत से लबरेज रहती थी, अब कब्रिस्तान की सी खामोशी लिए खड़ी थी। बड़े बड़े शीशों के पार शहर का मंजर झिलमिला रहा था, मगर अंदर बस सन्नाटा था। उसके सामने मेज पर कागजों के ढेर, बंद फाइलें और बुझती हुई स्क्रीन्स थी, मगर आंखों में उन सबका अक्स नहीं था। वो खाली खला को घूर रहा था, जैसे वहाँ उसे कोई जवाब मिलने वाला हो। उसकी शर्ट अब सफ़ेद नहीं रही थी। वो दिन गुजर गए थे जब उसकी शख्सियत निखरी हुई थी, बेदाग और फौलादी रहती थी। अरुजा के खून का एक दाग जो शायद कई बार धोया जा चुका था, फिर भी कहीं ना कहीं वापस उभर आता था। वो दाग सिर्फ कपड़े पर नहीं था, वो उसके अंदर, उसकी सांसों में, उसकी रूह पर दर्ज था। दिन गुजर रहे थे, मगर रईस की रातें ख़त्म ना होती थीं। वो जागता रहता और जागते हुए भी ख्वाब देखता। ख्वाब नहीं, डरावने सच। अरुजा का आखिरी लम्हा, उसकी आंखों की बेयकीनी और वो एक जुमला जो उसकी ज़िंदगी का दायमी बोझ बन गया था। उसी लम्हे कमरे की खामोशी लिफ्ट की खुलने की आवाज़ से टूटी थी। उसने सर को ज़रा सा जंबिस दिया था, जैसे यकीन न आया हो कि वाकई कोई अंदर दाखिल हुआ है। ये मिसम था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। अब वही अरुजा की जगह देख रहा था, वही जिम्मेदारियां उठा रहा था। उसके कदमों में एक तरह की झिझक थी, जैसे वो जानता हो कि यहाँ हर लफ्ज़ और हर हरकत तोली जाएगी। वह आहिस्तगी से मेज़ के करीब आया था। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज़ थी, एक USB। उसने खामोशी से वो रईस के सामने रख दी थी। रईस ने खाली नज़रों से USB को देखा, फिर निगाहें मिसम पर टिकाई थी। वो निगाहें अजनबी थी, जिसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि ये शख्स कौन था और ये उसके सामने क्यों खड़ा था। मिसम के होंठ थोड़े से कांपे और वो धीमी आवाज़ में बोला, ये मैडम अरुजा ने आपके लिए दी। ये सुनते ही रईस के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। उसने फ़ौरन USB की तरफ देखा। उसके हाथ आगे बढ़े, लेकिन उंगलियां लरस रही थी। ये हाथ बादशाह के नहीं थे। इसमें क्या है, मैं नहीं जानता, मिसम ने वजाहत की। सिर्फ आप ही इसे ओपन कर सकते हैं। वो ये कहकर खामोशी से पीछे हट गया था और लिफ्ट की जानिब कदम बढ़ाए थे। तुम जानते थे? रईस की आवाज़ गूंजी। तुम वाकिफ थे वो क्या करने वाली है। मिसम के कदम थमे थे। वो रुका और पलटा। उसका सर झुक गया था। मैं ये नहीं जानता था कि वो फजल मैडम को मारने जाएंगी। रईस ने गहरी सांस ली और सर अस्पात में हिलाया था। मिसम पलट गया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ तो फिर वही सन्नाटा लौट आया था। मिसम के जाने के बाद उसने मेज़ पर रखी हुई USB को घूरा था। उसकी आंखें भर आने लगी थीं। सियाह आंखों के गोशे नम हुए थे, होंठ खुश्क और पपड़ी ज़दा थे, जैसे कई दिन से उन पर जिंदगी की दस्तक न दी हो। कुछ देर वो साकित रहा, फिर लरसते हाथों से USB उठाई और लैपटॉप की पोर्ट में लगा दी थी। स्क्रीन जगमगाई। एक पासवर्ड सामने आया था। रईस ने कनपट्टी दबा ली। दिल धड़कने लगा था। पासवर्ड की जगह चंद खाके उभरे, एक चेहरा, आंखें और एक आवाज़। वो अरुजा की आवाज़ थी। वो उससे पासवर्ड मांग रही थी। उसका दिल सीने से टकरा गया था। उसकी आंखें बंद हुई थी, फिर खुली। उसने कांपते हाथ से चेहरे को छुआ था। आंखें स्कैन हुई थी और फिर उसकी भराई हुई आवाज़ गूंजी थी और अगले ही लम्हे स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी थी, मगर उसका सर झुक गया था। सर उठाएं बॉस। ये आवाज़, ये लहजा, ये अंदाज, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो, जैसे उसी कमरे में मौजूद हो। उसका सर मज़ीद झुक गया था। अजियत भरी एक सुस्की गले में ही डूब गई थी। रईस औरंगज़ेब का झुका हुआ सर अच्छा नहीं लगता। अरुजा की आवाज़ में वही गुरूर था जो हमेशा उसकी पहचान था, जैसे रईस औरंगज़ेब से बड़ा कोई ना हो। मैं ये सब करने के लिए शर्मिंदा हूँ बॉस, मगर मेरी मजबूरी थी। उस जुमले पर उसने बेयकीनी से स्क्रीन को देखा था। आंखें हैरत से फैल गई थी। अगर आपको लगता है कि अरुजा जमाल आपके हाथों मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो आपको गलत लगता है। मेरा एक हिस्सा हमेशा ज़िंदा रहेगा आपके साथ। वो धीरे से मुस्कुराई। रईस के लब कपकपाए। मैंने ये सब क्यों किया वो आप जल्द जान जाएंगे, मगर इतना कहूँगी कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। हाँ, आपको जख्म देने के लिए मुझे अफसोस है, मगर ये भयानक सच है कि इंसान मोहब्बत के आगे बेबस होता है। रईस ने आंखें जोर से मींच ली। उसके कंधे कांपने लगे थे, मगर आंसू फिर भी न निकले, जैसे वो भी सूख गए हों। लेकिन याद रखें, अरुजा जमाल कभी भी रईस औरंगज़ेब को धोखा नहीं दे सकती। उसके बाद स्क्रीन पर एक लम्हे की खामोशी छा गई थी। रईस का सांस रुकने लगा था। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनों की
اس کے بعد اسکرین پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی۔ رئیس کا سانس رکنے لگا تھا، کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی صدا گونج رہی تھی۔ پھر اچانک وہی پرانا لہجہ ابھرا۔ خیر، بہت ہو گئی یہ باتیں، وہ فائل اٹھاتے ہوئے نظر آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب بس کریں، 3 دن کا سوگ بہت ہوتا ہے اور آپ پر تو 1 دن کا بھی اچھا نہیں لگتا۔ رئیس کے لبوں سے ایک بے اختیار ہی کرہا نکلی تھی۔ کھڑے ہو جائیں، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے، اور کون ہے وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میرا وقت سے پہلے کچھ بھی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کا سانس بھاری ہونے لگا تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے امتزاج سے اسکرین پر جمی رہیں۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، میں نے پوری لسٹ بنا دی ہے۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ کل یعنی 21 نومبر آپ کو نکلنا ہے۔ پراڈا سے جو پروجیکٹ طے ہو چکا ہے اسے پسے پشت نہیں ڈال سکتے۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے شخص کا دل دھڑکنے لگا تھا، یوں جیسے عروضہ سامنے بیٹھی ہو۔ اور ہاں، میں نے اور مراد نے آپ پر لکھی جانے والی جس کتاب کی اجازت دی تھی وہ جلد پبلش ہو رہی ہے۔ وہ بالکل عام لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے کچھ بھیانک ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ابھی زندہ ہو اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی بات کر رہی ہو۔ رئیس ساکت اسے دیکھتا رہا تھا، سانسیں روکے، پلکیں جھپکائے بغیر۔ ہاں، وہ دنیا سے جا چکی تھی، وہ عروضہ جمال تھی، رئیس گروپ کی ٹیک ہیڈ، مگر وہ رئیس کی سلطنت سے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسکرین پر وہ آخری بار مسکرائی۔ بس یاد رکھیں باس، عروضہ جمال ختم نہیں ہو سکتی، جلد ملیں گے اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ رئیس کا سر آہستہ آہستہ سے جھک گیا تھا، اس کے ہاتھوں نے کانپتے ہوئے کی بورڈ کو تھاما تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے سانسوں کی گونج تھی۔ باہر شہر جاگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی تھی انجام کی کہانی۔ 21 نومبر کی صبح تھی، شہر میں ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی، مگر رئیس کے اندر کی سردی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ہوائی اڈے کے پرائیویٹ ٹرمینل پر رئیس گروپ کے جیٹ کی گرد معمول کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ وردی پہنے عملہ سامان رکھ رہا تھا، ٹیکنیشینز آخری چیکنگ کر رہے تھے، اور فضا میں ایندھن کی ہلکی سی بو تھی جو تیز ہوا کے ساتھ گھل رہی تھی۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ ایک عظیم فیشن شو کی طرف سفر تھا، جہاں دنیا کے سب سے بڑے ولن، تاریخ کے خوفناک کردار، کپڑوں اور جواہرات کے روپ میں دوبارہ زندہ کیے جانے والے تھے۔ پراڈا نے اس بار تاریخ کی کتابوں کو اسٹیج پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاسٹیوم سے جڑے جواہرات رئیس گروپ کے تھے۔ یہ محض ایک فیشن شو نہیں تھا، بلکہ طاقت اور دولت کی علامت تھی، اور اس کا دل تھا رئیس گروپ۔ اس کی کار خاموشی سے رن وے کے قریب رکی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا تھا، کالا کوٹ، سیاہ چشمے اور وہی جمی ہوئی سنجیدگی جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ دن پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر افق پر روشنی کی ایک مدھم لکیر ابھر آئی تھی۔ اس کے ساتھ میسم تھا، وہ پہلے ہی تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا اور عملے کو ہدایت دے رہا تھا۔ مراد نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا ڈارک اسٹارز پر پروجیکٹ کے لیے، جس کی تیاریوں میں اسے رات دن مصروف رہنا تھا۔ رئیس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، شہر کی عمارتیں، وہی شیشے کی ٹاور، وہی زندگی کی دوڑ، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید چند دن دور رہ کر وہ اپنے روح کے زخم پر مرہم رکھ سکے، شاید فاصلہ اسے عروضہ کے جواب سے آزاد کر سکے۔ وہی جملہ جو اب بھی اس کی رگوں میں خنجر کی طرح چلتا تھا۔ میسم نے آگے سر جھکایا تھا۔ جیٹ تیار ہے باس، رئیس نے سر ہلایا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے جینے پر چڑھا تھا۔ جیٹ کا اندرونی حصہ ہمیشہ کی طرح شاندار تھا، چمڑے کی نرم کرسیاں، سونے کے باریک کناروں والی لائٹس اور سکون سے بھری فضا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر شہر کا منظر چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ انجنوں کی آواز ابھری، جہاز ہلکا سا لرزا۔ میسم آ کر سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رئیس کے لیے احترام بھی تھا اور تشویش بھی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی تھی۔ چند دنوں کے لیے شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میسم۔ یہ الفاظ زیادہ اپنے آپ سے کہے گئے تھے، میسم سے نہیں۔ جہاز رن وے پر دوڑا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا تھا۔ نیچے شہر چھوٹ گیا تھا، عمارتیں نقطوں میں بدل گئی تھیں، اور وہ سناٹا جو اس کے اندر جمی برف کی طرح تھا بدستور ساتھ اڑتا جا رہا تھا۔ اوپر آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی رات تھی۔ شاید واقعی یہ صرف اس رات کو تھوڑے وقت کے لیے توڑ دے، شاید واپسی پر وہ پھر بادشاہ لگے۔ ملان کے ایک وسیع و عریض ہال میں وہ رات تھی جو دنیا کے فیشن کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والی تھی۔ ہال کے در و دیوار سیاہ مخمل سے ڈھکے ہوئے تھے، روشنی نیون
ब्लू और सुर्ख की मध्यम किरणों में ढल रही थी और एक पुरअसरार सा जादू हर कोने में बिखरा हुआ था। शो का थीम ऐलान हो चुका था, तारीख के सबसे बड़े विलन और उनके जवारात। हॉल में मौजूद हजारों आंखें उस लम्हे का इंतजार कर रही थीं। दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर, सरमायाकार और शाही खानदानों के नुमाइंदे कतारों में बैठे हुए थे। कैमरों की फ्लैशेस दम तोड़ चुकी थीं, क्योंकि सब जानते थे अभी रोशनी स्टेज पर गिरेगी। पहला मॉडल रैंप पर उभरा था। उसने क्रोनियोस्ता के एक खून आशाम बादशाह का लिबास पहना था, मखमली सुर्ख कोट और कॉलर पर झिलमिलाते हीरो की कतार। वो हीरे रेस ग्रुप के थे, जिनकी कटाई खास इसी शो के लिए की गई थी। हॉल में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया था, जैसे सभी उन हीरो की चमक से सांस लेना भूल गए हों। इसके बाद विलन के एक एक करके रैंप पर उतरते गए। कोई अपनी सियाह कैप में था, जिसके किनारों पर रेस ग्रुप के सियाह हीरे बिखरे हुए थे। कोई अपनी छड़ी पर झुके हुए जमरद और नीलम के साथ चल रहा था। किसी के दस्तानों में बर्फ की तरह चमकते हीरे जड़े हुए थे। ये महज कपड़े नहीं थे, ये ताकत की तारीख थी, जो गोया जवारात की ज़बान में दोबारा लिखी जा रही थी। हर विलेन का लिबास अपने अंदर एक कहानी रखता था, और उस कहानी का दिल वो हीरे थे जिन पर रेस ग्रुप की मोहर लगी हुई थी। मेहमानों में सरगोशियाँ चलने लगी थीं। ये कौन सा जवारात हाउस है? इतनी बारीक कटिंग, इतनी शानदार चमक, ये आम नहीं। रेस ग्रुप, हाँ रेस ग्रुप ही हो सकता है। कैमरों ने रैंप छोड़कर वीआईपी सेक्शन की तरफ रुख किया था। वहाँ सबसे अगली कतार में रईस बैठा था, सियाह कोट में, आंखों पर धीमी रोशनी का अक्स और चेहरे पर वही खालीपन जो आजकल रहने लगा था। वो बादशाह की तरह बैठा था, मगर उसके दिल में वही खला थे। मीसम उसके बराबर में बैठा था, सब संभाल लेता था। रईस की नज़रें कभी रैंप पर, कभी उन जवारात पर ठहरती और कभी खला में गुम हो जाती थी। एक लम्हे को जब एक विलन ने सियाह हीरो के साथ अपना कैप लहराया, तो उसे अरुजा याद आई थी। उसकी आवाज़ समाज से टकराई, सर उठाएं बॉस। उसका दिल जोर से धड़का। वो लम्हा भर के लिए आंखें बंद कर गया था। स्टेज पर आखिरी विलन नमूदार हुआ था। वो सबसे शानदार और सबसे पुरअसरार था। उसका लिबास काले मखमल का था, मगर उस पर जड़े हुए हीरे सिर्फ जेवरात नहीं लगते थे, वो जंजीर लगते थे, ताकत की, गुलामी की और खून की जंजीरें। हॉल तालियों से गूंज उठा था। उस वक्त मेज़बान की आवाज़ बुलंद हुई थी, ख्वातीनो हजरात, ये है पराडा विलन्स कलेक्शन, और इन जवाहरात का शुक्रिया जो इस शो को हमेशा के लिए यादगार बना गए। कर्टेसी ऑफ रेस ग्रुप। रोशनी रेस पर पड़ी थी। वो जरा सा चौंका था, मगर फिर सीधा होकर बैठ गया था। उसके सियाह आंखों के गिर्द थकन थी। हॉल में तालियों की गूंज बढ़ गई थी। वो जानता था ये लम्हा दुनिया के लिए जीत थी, मगर उसके अंदर हार अभी भी कायम थी। कई दिनों की गैरहाजिरी के बाद आज फजर ने हिम्मत करके दफ्तर का दरवाज़ा खोला था। मनार फैशंस की इमारत हमेशा की तरह चमक रही थी, मगर अंदर दाखिल होते ही उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। राहदारियों की चहल पहल, काम करते डिज़ाइनर्स और मेज़ों पर बिखरी हुई फाइलें, सब जैसे किसी बिखराव का अक्स हो। वली का एक्सीडेंट, अरुजा की मौत, ये सब वाक़यात उस इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन चुके थे जिसे काटना नामुमकिन लग रहा था। कमरे में धूप हल्की खिड़की के पर्दों से छन रही थी। वो फाइल्स पलट रही थी, मगर जहन कहीं और था। तभी फ़ोन बजा। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर मुसलसल जिद्दी अंदाज में उसने भवें झुकेड़ी। नंबर अनजान था। लम्हा भर को सोचा कि नज़रअंदाज कर दें, मगर फिर जाने क्यों हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा था। फ़ोन कान से लगाया। हेलो। उसकी आवाज़ में वही रस्मी शक्ति थी। दूसरी जानिब से एक लरसती हुई मगर मानूस आवाज़ उभरी, हेलो फज्र। वो चौंकी। ये अरसल था। उसकी आवाज़ सुनकर जिस्म एक पल को जैसे जम गया था। प्लीज़ फ़ोन मत बंद करना, तुम्हें तुम्हारे शौहर की कसम। फजर का हाथ फ़ोन बंद करने के लिए बढ़ा था, मगर ये जुमला उसके इरादे को जकड़ गया। दिल में झंझलाहट दौड़ी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर चाहते क्या हो? दूसरी तरफ से सांसों में भारीपन घुला था। मेरी बात गौर से सुनो फजर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे यकीन करो प्लीज़, जल्दी बोलो। उसने बेजारी से आंखें बंद की थी। एक लम्हे के सकूत के बाद वो धमाका हुआ था जिसने फिजा को चीर कर रख दिया था। तुम मराजुद्दीन की बेटी नहीं हो। चंद पल की खामोशी और फिर वो गुर्राई, क्या बकवास कर रहे हो? यह हकीकत है, तुम मनार मराज और फुरकान गर्देजी की बेटी हो। फजर, तुम मेरी कज़न हो। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। दफ्तर की दीवार जैसे लरस गई थी, छत जैसे उसके सर पर आ गिरी थी। वो कुर्सी पर साकित हो गई थी। उसका सांस रुकने लगा। मुंह बंद करो, अब तुम मरे हुए लोगों को बदनाम करोगे। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आंखों में चिंगारियां भर आई थी। असली कहर लौट आया था, मगर अरसल की आवाज़ नरम और टूटी हुई थी।
मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें DNA रिपोर्ट भेज रहा हूँ, उसे देख लो। बाकी तुम अपनी अम्मा से पूछ सकती हो। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला फजर। मैं जानता हूँ तुम मेरी नहीं हो, मगर मेरी मोहब्बत कभी झूठ नहीं थी। उसके अल्फाज का आखिरी सिरा आसिया से लरस रहा था। फिर कॉल कट गई। वो कुर्सी पर बैठी रही, बिल्कुल साकित, जैसे वक्त थम गया हो। कानों में साए साए गूंज रही थी। अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन उभरी। उसने कपकपाते हाथों से स्क्रीन खोली। सामने एक DNA रिपोर्ट खुली हुई थी। उसकी आंखें एक एक लफ्ज़ पढ़ रही थीं, मगर दिमाग इनकार कर रहा था। नतीजा, फजर मराज, बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ फुरकान गर्देसी। उसके और फुरकान के जीन्स का मैच साफ दर्ज था। फ़ोन लरसते हाथों से छूटकर मेज़ पर गिर गया था। होंठ कपकपा गए थे, आंखें हैरत से फैल गई थीं। क्या ये सच था? इतनी खौफनाक सच्चाई? नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। वो खुद को तसल्ली देना चाहती थी, मगर दिमाग बार बार हकीकत दिखाता। मासी की यादें एक एक करके सामने आने लगी थीं। अम्मा के वो जुमले जो उसके दिल में नासूर की तरह बेबस थे। तुम्हारा वजूद अनचाहा है फजर। हमने कभी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं की। तुम हम पर असाब की तरह मुसल्लत की गई। हर याद अब एक कड़ी बन रही थी। उसकी और मनार की उम्र का फ़र्क, वालिदैन उसे कभी कबूल न करना, हर सर्द नज़र, हर काटता हुआ लफ्ज़, अब सब मायने खेज लग रहा था। उसके गले में फंदा सा पड़ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। पूरे जिस्म को लगा जैसे किसी ने उठाकर कांटों पर फेंक दिया हो। आंखें नम हो गई थी और दिल की धड़कन बेकाबू। वो कुर्सी से झटके से उठी थी। कमरे में घुटन फैल गई थी। उसी लम्हे उसकी नज़र उठी। ग्लास डोर के बाहर राहदारी में एक साया सा लहराया था, वली का। उसके कंधे और बाजू पर पलस्तर चढ़ा हुआ था। कंधों के अलावा उसके सर के पिछले हिस्से पर चोट आई थी। एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, जिससे जमा हुआ खून साफ किया गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मगर अब भी हौसला जता रहा था। फजर ने उसे देखा, मगर वली का वजूद उसकी आंखों में धुंधला गया था। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। क्या उसकी ज़िंदगी में कुछ सच बाकी था, या वो खुद महज एक बोझ थी, एक अनचाहा वजूद? आंखों से आंसू बहकर निकलने को बेताब थे, मगर वो पी गई। कमरे की रोशनी मध्यम हो गई थी और वो अपने वजूद में कैद अनदेखे कांटों पर तड़पने लगी थी। वो करीब आ गया था। उसने लम्हा भर को खुद को समेटा। दिल की धड़कनें अब भी बेतरतीब थी, मगर चेहरे पर एक ज़बरदस्ती सकून की तह जमा दी थी। वो अंदर दाखिल हुआ। कुछ कहने वाला था, क्या रुक गया। उसकी तेज आंखें उसे परख रही थीं। क्या हुआ, सब ठीक है? वो परेशानी से बोला, आहिस्ता आहिस्ता। तो सब ठीक हो रहा था। उसने लब हिलाए, मगर अल्फाज गले में अटक गए थे। एक लम्हे के बाद मुस्कुराई, वही टूटी हुई मगर मजबूती से जोड़ी गई मुस्कुराहट। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वली ने करीब होते हुए उसकी आंखों में झांका था। उसके जब्त के पीछे छुपा खौफ, छुपा राज वो साफ देख रहा था, मगर फजर की जिद, उसकी खामोशी सब पर भारी थी। कुछ तो हुआ है, उसने आहिस्ता से कहा। कुछ बातें कहने से बोझ और बढ़ जाते हैं। मुझे अभी कुछ नहीं कहना। वो रुकी, सांस भरी और गोया अपने ही जख्म पर मरहम रख रही हो। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसके अल्फाज तंजीर डाल गए थे। चंद लम्हे उसे देखता रहा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने बात का रुख मोड़ दिया था। उसने आगे बढ़कर फजर का हाथ थाम लिया। चलो लंच के लिए चलते हैं, मुझे भूख लगी है। फजर ने सर हिलाया। वो जानती थी कि उसकी लरसती कैफियत वली से छुपी नहीं, मगर वो ये भी जानती थी कि अब उसकी ज़बान खुल गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। जब्त के शिकंजे में जकड़ी वो उसके साथ चलती थी। कदम बोझल थे, मगर चेहरे पर वही ज़बरदस्ती का इत्मीनान जो उसने सजाए रखा था। शायद कुछ वक्त, तब तक जब तक वो सच्चाई जान न ले। और वली, वो उसे कुछ वक्त देना चाहता था जो हर इंसान को चाहिए होता था। इस वक्त हेड ऑफिस अपनी शानदार इमारत के साथ रोशनी में डूबा हुआ था। कॉन्फ्रेंस रूम में एक संजीदा सा सकूत था। लंबी मेज के एक तरफ मुसन्निफ इकबाल हसीन बैठा था, जिसके सामने भारी फाइलें रखी थी। फाइल के कवर पर बड़े सुनहरी हर्फ में लिखा था, रईस औरंगजेब द क्राउन किंग। कवर पर रईस की एक तस्वीर चमक रही थी। वो स्याह सूट में था, बाजू पर हीरे जड़े हुए थे और निगाहों में वही गुरूर और हुक्मरानी का जादू था। नीचे छोटे से हरूफ में जुमला दर्ज था, फ्रॉम ज्वेल्स टू किंगडम्स द जर्नी ऑफ विजनरी। मुसन्निफ पुरजोश था। बरसों की तखलील, इंटरव्यूज़, रिपोर्ट्स और रईस के प्रोजेक्ट्स की बारीकियों पर मेहनत की थी। आज वो लम्हा था जब उसका मसूदा रईस ग्रुप के सामने रखा गया था ताकि पब्लिशिंग शुरू हो सके। मगर सदा दरवाजे से दाखिल होने वाली औरत ने उसकी सारी मुसर्रत लम्हों में निकल ली। फलक सादा सा सूट में, नफीस तराशिदा कलम हाथ में पकड़े और आंखों में ऐसी चमक जैसे सच्चाई को भाप लेने वाली रोशनी हो।
अंदर दाखिल हुई थी। वो कुर्सी खींचकर मुसन्निफ के सामने बैठ गई थी और मसूदा के सफ़ात खोलकर तेज़ नज़रों से पढ़ने लगी थी। मुराद एक तरफ संजीदगी से बैठा था। वो जानता था कि फ़लक की राय मामूली नहीं। फ़लक चंद सफ़ात पलटने के बाद हल्का सा इस्तज़ाइया हंसी। ये आपने क्या लिखा है? रईस औरंगज़ेब इज़ नोन एज द किंग बिकॉज ऑफ हिज ज्वेलरी एम्पायर। ये जुमला ही रईस को महदूद कर देता है। वो सिर्फ जेवरात का बादशाह नहीं, उनकी पहचान सिर्फ हीरे नहीं है, वो नाम है क़यादत का, विज़न का, एक अहद का। आपने उन्हें एक ताजिर के खाने में बंद कर दिया है, लेकिन आवाम तो उन्हें इसी पहचान से जानती है। मुसन्निफ ने उलझ कर देखा था। उसके बिजनेस बहुत ज़्यादा थे, मगर उसकी पहचान हीरे थे। फ़लक ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई थी, कलम मेज़ पर बजाया था और संजीदा लहजे में गोया हुई। आवाम के जानने से तारीख नहीं लिखी जाती, किताब तारीख के लिए लिखी जाती है। और तारीख में रईस को एक बिजनेसमैन नहीं, एक अहदशाज शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। आपने उस नुक्ते को नज़रअंदाज किया है। मुराद ने खामोशी से फ़लक को देखा। वो उसके जुमले के पीछे छुपी तेजाबियत को भांप रहा था, मगर वो अपनी धुन में बोल रही थी। यहाँ आपने उनके स्पॉन्सर करदा फैशन शोज़ का जिक्र किया है। उसने मसूदा के एक हिस्से पर उंगली रखी, लेकिन अंदाज ऐसा है जैसे कोई लिस्ट बना दी हो। रईस के स्पॉन्सर करदा शोज़ सिर्फ इन्वेस्ट नहीं थे, वो कौमी वक़ार की अलामत थी। उनमें पाकिस्तानी के ख्वाबों का एक ताना बना दिखाया गया था। आपने उस जज्बे को नहीं लिखा है। आपने ये नहीं बताया कि रईस ने सिर्फ स्पॉन्सर नहीं किया, उसने नए डिज़ाइनर्स को वो प्लेटफॉर्म दिया है जिसका वो ख्वाब देखते थे। ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं थी, ये एक विज़न था। मुसन्निफ की पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें चमकी थी। मैंने तफसीलात तो शामिल की हैं। तफसीलात काफ़ी नहीं होती इकबाल साहब, तफसील और विज़न में फ़र्क होता है। आपने फैशन शोज़ को ऐसे लिखा है जैसे किसी अखबार की रिपोर्ट नकल कर दी हो। रईस का सफ़र सिर्फ तारीख नहीं, एक अहद की नफ्सियात है। अगर मैं लिखती तो हर शो को एक दास्तान बनाती। फ़लक, ये फ़ाइनल मसूदा है, मुराद ने आहिस्तगी से कहा। फ़ाइनल मसूदा? इसमें वो सच्चाई कहाँ है जो रईस की आंखों में झलकती है? ये महज एक चमकती किताब है जिसे पढ़ने वाला कहेगा कि वाह, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन रईस सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, वो एक सल्तनत का सितारा है। इस किताब का कवर देख लीजिए, तस्वीर अच्छी है, लेकिन ये रईस को मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट नहीं करती। रईस सिर्फ हीरो का शहंशाह नहीं, वो ख्वाबों का मामार है। आपने उन्हें बहुत ग्लैमरस दिखाया है, मगर उनकी एंटरप्रेन्योरियल ज़िंदगी की असल कशिश उनके ख्वाब और कुर्बानियों में है। मुसन्निफ ने कलम उठाया, फ़ौरन नोट किया। मुराद ने की मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश की थी, वो सही जा रही थी। फ़लक ने सफ़ात पलटे और उसकी आवाज़ कभी नरम होती, कभी नोकीली। यहाँ आपने लिखा है, ही वॉज डेस्टिनीड टू बी अ किंग ऑफ डायमंड्स। ये गलत है। रईस ने किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा किया है। वह डेस्टिनीड नहीं थे, उन्होंने खुद को इस मकाम तक तराशा है। ये जुमला रईस की शख्सियत को कमज़ोर करता है, क्योंकि उन्हें ये किंगडम मिला नहीं बल्कि खुद बनाया है। मुसन्निफ ने चौंक कर उसे देखा था। वो जुमला उसके पसंदीदा हिस्सों में से था। फ़लक ने सफ़ा बंद किया और अगला ड्राफ्ट खोला। लेकिन यह आपने रईस को एंटरप्रेन्योर ऑफ द एरा कहा है, ये बहुत खूबसूरत लिखा है। इसके साथ आपने इनकी आलमी पहचान और इनकी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दी है। यह हिस्सा बेहतरीन है। ये वही रईस है जिसे दुनिया बादशाह कहती है। इस बार उसने तारीफ़ की थी। मुसन्निफ को पहली बार सुकून का एहसास हुआ था। फ़लक ने आखिरी सफ़ात पर निगाह डाली और अपनी आवाज़ में फिर वही एतराज़ ले आई थी। किताब के इख्तिताम पर आपने रईस को हीरे के ताज के साथ मुआवजा किया है, लेकिन रईस की असल कामयाबी ये नहीं कि उनके पास दुनिया के नादिर तरीन हीरे हैं। उनकी असल कामयाबी ये है कि उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। आपको ये एंगल और ज़्यादा वाज़ेह करना होगा। अगर ये किताब सिर्फ लग्जरी और ग्लैमरस पर टिकी रही तो ये रईस को अधूरा दिखाएगी। मुसन्निफ हवन नक्शा देखता रहा था। उसकी बरसों की मेहनत पर फ़लक के एतराज़ात चाबुक की तरह बरस रहे थे। वो कल की लड़की उसके लिखे पर एतराज़ उठा रही थी। उसने आखिरी सफ़ा बंद किया, कलम रखकर कुर्सी से उठ गई। खैर, मैंने चंद पॉइंट्स नोट कर दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें शामिल कर लीजिए, किताब बेहतर हो जाएगी, वरना बस एक और ग्लैमरस स्वैज उम्री हो जाएगी। वो मजबूत कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। कमरे में एक लम्हे का सकूत छा गया था। मुसन्निफ ने मुराद की तरफ देखा, हैरत और बेबसी के साथ। ये कौन है? ऐसे लहजे में बात कर रही थी जैसे रईस को मुझसे ज़्यादा जानती हो। मुराद ने लम्हा भर सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। अलबत्ता अंदाज संजीदा था। ये रईस औरंगज़ेब की कज़न है और डार्क स्टार्स के राइटर फ़लक आलमगीर।
ये तारुफ काफ़ी था। मुसन्निफ की आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि उसकी किताब के मुकाबले में फलक की एक सतर ही ज़्यादा भारी पड़ सकती थी। फिर वो तसब्बुब का शिकार मुराद से मुखातिब हुआ था। वो मैं कह रहा था कि अगर इस किताब के आखिर में मिस्टर रईस औरंगज़ेब के साइन मिल जाते तो दरअसल लाखों लोग उनका ऑटोग्राफ चाहते हैं, बस एक साइन। मैं आपको जल्द आगाह कर दूंगा। उसके बाद समझते हुए मुराद ने जवाब दिया था। और इनका सोशल वर्क? क्या वो? मुसन्निफ ने अगली अर्जी रखी। नहीं, उसकी इजाज़त नहीं है। वह अपने सोशल वर्क की वजह से मंजर आम पर नहीं आना चाहते, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मुराद संजीदा हुआ तो मुसन्निफ ने समझते हुए अस्बात में सर हिलाया। रात की खामोशी पूरे घर पर साया फगन थी। दिन भर की हलचल और भाग दौड़ के बाद लाउंज एक पुरसुकून मगर बोझल फिजा में डूबा हुआ था। बड़े लैंप मंथम चल रहे थे और उनकी रोशनी नीम अंधेरे में सोफों की लंबी लंबी परछाइयों पर बना रही थी। बाहर बाग में झिंगरों की आवाज़ें टूटती हुई खामोशी को और गहरा कर रही थी। फजर ने सोफे पर बैठने से गुरेज किया था। वो नीचे कारपेट पर बैठ गई थी। सोफे से कमर टिकाए अपने घुटनों को बाहों में लपेटे उसके बाल शानों पर बिखरे थे और चेहरे पर थकन और दुख की धुंध वाज़े थी। आंखों के गिर्द सूजन, बार बार जब्त करने की कोशिश और फिर भी अंदर ही अंदर बहने वाला इस्तराब, ये सब उसके वजूद को चुपके चुपके तोड़ रहे थे। फलक भी सोफे पर नहीं थी, वो भी नीचे उसके साथ ही बैठी हुई थी। उन दोनों के दरमियान मेज़ पर चाय के कप रखे थे। वो मंजर ऐसा था जैसे दो रूहें वक्त के बोझ तले एक दूसरे के सहारे बैठी हों। वो फलक से मिलने आई थी, वली उसे यहाँ छोड़कर मुराद से मिलने चला गया था। कुछ गम सिर्फ दोस्तों से ही बांटे जाते हैं। कुछ देर खामोशी रही थी, फिर फजर की आवाज़ रुकी रुकी सी निकली थी। ऐसा क्यों है फलक? मेरे इर्द गिर्द लोग हमेशा तकलीफ में क्यों मुब्तला रहते हैं? क्यों सब कुछ मेरी ज़िंदगी के इर्द गिर्द आकर टूटने लगता है? उसके लहजे में थकन भी थी और एक अजीब सा खौफ भी, जैसे वो खुद से ये सवाल बार बार कर रही हो और हर बार जवाब से खाली लौट रही हो। फलक ने आहिस्तेगी से उसकी तरफ देखा था। वो जानती थी कि ये सवाल सिर्फ शिकवा नहीं, ये एक चीख थी जो उसके दिल से निकली थी, जो सालों से कैद थी। वो ज़रा और करीब आई और नरमी से बोली थी, हर दर्द तुम्हारी वजह से नहीं होता, कुछ चीज़ें किस्मत की लिखी होती हैं। अरुजा ने जो किया वो उसकी अपनी मर्जी थी, उसका अपना फैसला। तुम उसको रोक नहीं सकती थी। तुम्हारे कंधों पर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता। फजर के होंठ कांपे मगर वो खामोश रही। आंखों में नमी उभर आई थी। उसने अपनी उंगलियों को सख्ती से जकड़ लिया था, जैसे खुद पर काबू पाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन फलक, अरुजा चली गई। लगता है दुनिया ही अंधेरा हो गई है, जैसे हर खुशी छीन ली गई हो, सब कुछ मेरे होने की सजा दे रहा हो। वो कहते कहते रुक गई। फलक ने नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। उसके लहजे में भी नरमी थी मगर अल्फाज में मजबूती। ये तुम्हारी सज़ा नहीं है। ज़िंदगी में जाने वाले अपने फैसले लेकर जाते हैं, किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती। अरुजा ने जो किया वो उसके अंदर की जंग थी, उसकी अपनी लड़ाई। रईस ने जो किया वो उनका फैसला था। तुम्हें अपने आप को इल्ज़ाम देना बंद करना होगा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फजल ने हल्की सी सांस के साथ सर झुका लिया था। मगर मुझे लगता है सब कुछ मेरी वजह से होता है, मेरा वजूद ही सबके लिए जहर है। फलक ने एक लम्हे को उसे देखा था, फिर पूरी शिद्दत से उसके गिर्द बाजू फैला दिए थे। वो उसे अपने साथ लगाकर बोली, दुनिया का कोई जहर इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो तुम्हारी रोशनी को बुझा दे। तुम वो हो जिसने इतने जख्म सहने के बाद भी खुद को खड़ा कर रखा है। लोग तुम्हें मजबूत कहते हैं मगर हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा दिल है जो बार बार टूट कर भी दूसरों के लिए धड़कता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फजर उसके कंधे से लगी रही थी, आंखें बंद थी मगर आंसू की असीयत गले में महसूस हो रही थी। फिर उसने मोबाइल उठाया और डीएनए रिपोर्ट फलक के सामने की थी। उसने नासमझी के आलम में मोबाइल थामा था, चंद लम्हे देखती रही और फिर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसने झटके से फजर की जानिब देखा था। अब समझ आया था कि वो इस कदर टूटी हुई क्यों थी। मैं वाकई दुश्मन की बेटी हूँ, वो दुश्मन जिसने इस खानदान को तबाह कर दिया। वो खौफजदा थी। फलक के अल्फाज जैसे दम तोड़ गए। अब एहसास हुआ था कि उसकी तकलीफ कई ज़्यादा थी। मैं कैसे सच्चाई जानूँ? वो फीडअप हो चुकी थी। डीएनए दोबारा नहीं हो सकता। फुरकान गर्देजी मर चुका है। मैं क्या करूँ? अरसल, उससे मिला जा सकता है। फलक की आवाज़ उभरी। फजर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मिल भी नहीं सकती। वली को नहीं पसंद, उसका नाम भी नहीं पसंद। मैं उनसे छुपकर नहीं मिल सकती, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। वो ठीक कह रही थी। फलक ने गहरी सांस ली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा वजूद वाकई मलून है। अब समझ आया कि अम्मा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। वो बमुश्किल जब्त किए हुए थी। नहीं, तुम बिल्कुल मलून नहीं हो, तुम मलून नहीं हो। फलक ने दोबारा उसे साथ लगा लिया था। अगर ये सच भी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम फजर मराज हो और यही तुम्हारी पहचान है। इंसान वो होता है जो वो चुनता है, समझ रही हो ना? वो उसके बाल सहलाते हुए बोली। बिग बी, वो मुझसे शदीद नफरत करेंगे। वो वो डर रही थी। वो उस शख्स की मजीद नफरत नहीं देखना चाहती थी। जिस शख्स के साइन उसके सरपरस्त के खाने में थे, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि वो गर्देसी खानदान की बेटी थी, उस औरत की बेटी जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजार दी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो नरमी उसके सर पर हाथ फेर कर बोली थी। और रही बात रईस की, वो लम्हे भर को रुकी थी, फिर उसके कान के करीब धीरे से सरगोशी की। मैं उन्हें ठीक करके रहूँगी। उनके अंदर जो तूफान है वो भी एक दिन रुक जाएगा। वो शख्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दे या टूट जाए। वो लड़ने वाला है, हारने वाला नहीं, और किसी के मरने से ज़िंदगी नहीं रुकती। वो उसे दिलासा दे रही थी, हौसला दे रही थी। वो दावा कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। फजर ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। आंखों में नमी अभी भी थी, मगर होठों पर लरसती हुई मुस्कुराहट उभरी। लोग मुझे मजबूत कहते हैं फलक, मगर सच तो यह है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा हौसला है। फलक ने जवाबन मुस्कुराया। तो फिर यकीन रखो कि यह फलक आलमगीर अपना घर टूटने नहीं देगी। जो कुछ होना था हो गया, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हम खुद अपनी तकदीर लिखेंगे। उसके अल्फाज पत्थर पर लकीर की तरह थे। फिजा में एक अजीब सा सकूत उतर आया था। फजर ने पहली बार उस रात को खुद का हल्का सा पुरसकून महसूस किया था। काश सब लोग तुम्हारी आंखों से दुनिया को देख पाते फलक, भला फिर सब मुसन्निफ ना होते। फलक ने उसके आंसू पोंछते हुए हौले से जवाब दिया था। और काश सब लोग तुम्हारे दिल की गहराई जान पाते। दोनों देर तक उसी खामोशी में बैठी रहे। बाहर रात की हवा आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पर्दों से खेल रही थी। वो लम्हा ऐसा था जैसे दो थकी हुई रूहें ने एक दूसरे में सहारा ढूंढ लिया हो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से हल्के होते हैं। यही दोस्ती का कमाल है, और कुछ बोझ दिल से सिर्फ दोस्त ही उतार सकते हैं। रईस हेड ऑफिस की हर रात अब हमेशा से मुख्तलिफ होती थी। शीशे की दीवारों के उस पार पूरा लाहौर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर अंदर का माहौल इतना संजीदा और बोझल था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मुराद की मेज़ पर कॉफ़ी के भाप उड़ाते हुए कप रखे थे। वली कुर्सी के बाजू पर कोहनी टिकाए गहरी खामोशी में बैठा था। उसकी आंखों में अरुजा की चंद यादें और अपनी बेबसी की परछाई लरस रही थी। मुराद ने उंगलियों के दरमियान कलम घुमाते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हें क्या लगता है छोटे, अरुजा ने ये क्यों किया? वली ने सर झुकाए हुए धीरे से सांस लिया था। क्या उसे सच बता देना चाहिए? बता देना चाहिए कि उनका मुश्तरका दुश्मन कौन था, मगर उन्हें बताना यानी उन्हें खतरे में डालना था। वो चंद में सोचता रहा, फिर गोया हुआ। वो सिर्फ मेरी वजह से ये कदम नहीं उठा सकती थी मुराद, मुझे यकीन है उसके पीछे कुछ और था। तुम भी ये कहना चाहते हो कि किसी ने उसे मजबूर किया? वो संजीदगी से बोला। वली ने आंखें बंद करके पेशानी को दबाया था। चेहरे पर वो अस्तराब था जो अंदर की सच्चाई को छुपा भी रहा था और मान भी रहा था। शायद उसे ब्लैकमेल किया गया हो। मुराद की आंखें तेज हो गई थी। वो चौंक कर सीधा हुआ था। वो औरत, तुम्हें भी लगता है? वली ने हल्का सा सर हिलाया। लबों पर बेआवाज़ एतराफ़ था। हाँ, अरुजा जान चुकी थी कि असल जहर कहाँ से टपक रहा है। तभी उसे रास्ते से हटाया गया। कमरे में चंद लम्हे के लिए सिर्फ हीटर की मध्यम गूंज बाकी रही थी। मुराद ने गहरा सांस लिया था। अरुजा सिर्फ जिस्मानी तौर पर गई है। उसने जो रईस के लिए छोड़ा है वो यूएसबी। यही वजह है कि रईस फिर से खड़ा हो पाया है, वरना शायद सब तबाह हो चुका था। वो चंद लम्हे वली को देखता रहा, फिर बेसाख्ता बोला, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? उसने जांचती निगाहों से वली को देखा था। मुराद की आवाज़ पर उसने सर उठाया। उस औरत का सुराग? तुम जानते हो ना वो कौन है? वह सवाल करते वक्त खुद चौंक उठा था। नजरें उसके कंधे पर बंधे प्लास्टर पर गई थी। जहन में एक झमाका सा हुआ था। उसका एक्सीडेंट वो एक नॉर्मल हादसा नहीं हो सकता। वली ने धुंधली आंखों से मुराद को देखा था। दिल जैसे सवालों और जवाबों के भंवर में हो, मगर कुछ बोला नहीं। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बोलो छोटे, क्या छुपा रहे हो? मुराद की आंखें फैल गई थी। सांस जैसे अटक सा गया था। बिग बी टूट जाएंगे मुराद। वो औरत, वो शायद माफिया है, और उसका साथ देने वाली जरताश। मुराद को अपना लहू रगों में जमता हुआ महसूस हुआ था। यूँ लगा जैसे कमरे की सारी हरारत ख़त्म हो गई हो और अंटार्कटिका की सर्दी ने ले ली हो और उसकी आंखें फैल गई। ये क्या कह रहे हो? वो मुश्किल बोल पाया था। जो उस तक पहुंचता है वो उसे रास्ते से हटा देती है। हमें इंतज़ार करना है जब तक वो खुद बिग बी के सामने न आना चाहे। हम उसका राज फाश नहीं कर सकते, अलबत्ता हमें उसके राज जानने हैं। समझ रहे हो ना? उसकी बातें नाकाबिले यकीन थी। मुराद
सकते किसी हालत में बैठा रहा था। जरताश ऐसा कैसे कर सकती है? वो उलझ गया। चेहरे पर बेयकीनी रकम थी। और वो औरत कौन हो सकती है? जो बिग बी के माजी से जुड़ी है। वली ने बहुत कुछ अंदर उतारा था। रईस का माजी एक औरत से जुड़ा है, मनार। लेकिन वो कहते कहते रुक गया। जिंदा भी हो सकती है। वो बस इतना ही बोल पाया था। मजीद किसी की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था। चंद लम्हे मजीद खामोशी और फिर मुराद ने मेज़ पर मुक्का मारा था। आवाज़ कमरे में गूंजी थी। तो फिर ये जंग और भी ज़रूरी हो गई है छोटे। अगर वो मनार है और उसने अरूजा को तोड़ दिया है तो हम उसे साबित करेंगे कि अरूजा की कुर्बानी राय का नहीं गई। मैं चाहता हूँ ये सब जल्द ख़त्म हो। वो खेल खेल रही है, वो अंजाम लिख रही है और मुझे ये अंजाम बदलना है। वो मजबूत लहजे में बोला तो मुराद ने समझते हुए सर हिलाया था। अरूजा के लिए, रईस के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए ये खेल हम जीतेंगे। मुराद की मजबूत आवाज़ गूंजी। बिग बी को पता चला तो तबाही आ जाएगी, जबकि हमें सोच समझ कर चलना होगा। वो मोहतात नज़रों से मुराद को देखते हुए बोला था। वो दोनों जानते थे रईस को पता चलना यानी सब खत्म होना। उन्हें सोच समझ कर कदम रखना था। तो फिर अरूजा वाकई जिंदा है हमारे हर फैसले में? कमरे की फिजा में खामोशी छा गई थी, मगर उसकी खामोशी के पीछे असम की बिजलियां जल रही थी। बाहर शहर की रोशनियों में जितना सुकून दिखाई देता था, अंदर उतनी ही तेज़ आंधियां उठ रही थीं। वो दोनों अब कुछ अहम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। लाहौर की रात हमेशा की तरह वसी फैली और बोझल थी। रईस मैंसन की दीवारों पर लटकी क्रिस्टल लाइट्स एक ख्वाब की तरह मध्यम रोशनी फैला रही थी, मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था। सीढ़ियों के ऊपर वो खड़ा था, फ़ोन कान से लगा हुआ था। कदम आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे थे। उसका लहजा रस्मी था, मगर आंखों के अंदर वही थकन, वही वीरानी जमी हुई थी। तुम ये फाइल मुराद से चेक करवा लेना। और फिर अचानक जैसे कोई दबे पानी से उभर आया हो, उसकी ज़बान फिसल गई। मुझे नहीं आइडिया, अरूजा से पूछ। आखिरी अल्फाज उसके होठों पर जम गए थे। दूसरी जानिब फ़ोन पर भी खामोशी छा गई थी। उसका गला खुश्क हो गया था। आदम की उभार की तरह गिल्टी उभर कर नीचे डोलने लगी थी। सांस जैसे रगड़ खा रहा था। अरूजा का नाम एक खंजर था जो हर बार नई जगह से घुसकर अंदर लहू चूस लेता था। उसके कदम सुस्त पड़ गए थे, जैसे टांगों की जान निकल गई हो। मुराद, ये मिसम से पूछो। उसने जल्दी से जुमला बदला था, फ़ोन बंद किया और सीढ़ियों पर वहीं बैठ गया था। सर्द पत्थर के जीने पर बैठे रईस का वजूद अपनी पूरी शान शौकत के बावजूद उस लम्हे टूटा हुआ लग रहा था। माथे पर बोझल पसीना था, आंखों के गिर्द नींद की किरचियाँ और दिल पर एक सदियों पुरानी खराश। भूख के हाथों सर दर्द था, मगर खाने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। फिर भी वो नीचे जा रहा था ताकि कुछ खा सके। जिस्म अपनी पुरानी आदतों के सहारे चल रहा था। उसने मोबाइल खोला, स्क्रीन रोशन हुई और एक तस्वीर उभरी थी। भूरी रंगत वाली अरूजा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, सादा टी शर्ट पहने। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक सुकून था जो उसकी ज़िंदगी से कब का छीन चुका था। वो तस्वीर देखते हुए उसके दिल ने जैसे डुबकी खाई थी। गहरा खला एक बार फिर उस पर हावी हो गया था। उंगलियां तस्वीर पर रुकी रही थीं और वो जाने कितनी देर वहाँ साकित बैठा रहा। उसी लम्हे अकब से एक आवाज़ उभरी, कटती हुई, भारी और बोझल आवाज़। कैसा लगता है जब कोई अपना आप से बिछड़ जाए, जब कोई आपसे अपना छीन लिया जाए, कैसा लगता है? वो चौंका, ज़रा सी गर्दन घुमा कर देखा। जीनों के आखिर में सरताज अपने व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसके हाथ में भी फ़ोन था और स्क्रीन पर अहमद जहांसेब की तस्वीर जगमगा रही थी। रईस ने उसे देखा, लब भींचे, जवाब देना चाहा, मगर अल्फाज गुम हो गए थे। वो फिर से बोली, उसकी आवाज़ में तंज और असियत का मिला जुला जहर था। क्या आपको पछतावा है जो आपने किया, जिसके साथ भी किया, जितने लोगों को आपने मरने पर मजबूर किया? क्या आपको कभी पछतावा हुआ? रईस ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की थी, फिर गहरी सांस ली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जीने से उठा था। रोशनी की चमक में उसका सरापा नुमाया हो गया था। वही बादशाही रोब, वही जमी हुई संजीदगी। फिर उसका जवाब आया, आवाज़ बाहरी और कटी हुई थी। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये जुमला पत्थर की तरह जीनों में गूंजा। जरताज के चेहरे पर असियत उभर आई थी, आंखों में नफरत की गहरी तह थी। इतना गुरूर, इतना तो फ़िरौन को भी नहीं था भाई। उसने फ़िरौन पर जोर दिया था। रईस के लबों पर एक कड़वी हंसी उभरी। उसने नीचे आखिरी जीने को देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं फ़िरौन नहीं हूँ, मैं रईस औरंगज़ेब हूँ और मैंने अपने हर फूल की कीमत चुकाई है। मुझे कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला, मैंने बहुत भारी कीमतें चुकाई हैं। जरी, उसका लहजा बुलंद होता गया था।
मैंने अगर किसी को दर्द दिया तो बदले में जख्म खरीदे। मैंने अगर किसी को तोड़ा है तो अपने अंदर सैकड़ों टुकड़े जमा किए हैं। ये दुनिया ताकत को सलाम करती है, मगर ताकत कभी भी खून के बगैर नहीं मिलती। वो लम्हा भर को रुका, फिर मजीद सख्त लहजे में बोला, तुम ये कभी नहीं समझ सकोगी, क्योंकि तुमने हमेशा सिर्फ अंजाम देखा है, सफ़र नहीं। तुमने तख्त देखा है, मगर वो कब्रें नहीं जिन पर से गुजर कर ये तख्त बना है। जरताज की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसके लब कांपे। कब्रें या लाशें? रईस ने रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा था। आंखों में खालीपन और थकन थी, मगर लहजे में अब भी वही बात शहीद। कब्रें, लाशें, जख्म, सब मैंने उन सब की कीमत देकर चुकाई हैं, और आज भी देता हूँ। तुम सोचती हो मैं फातेह हूँ? नहीं जरी, मैं तो वो हारा हुआ सिपाही हूँ जो जंग जीत कर भी तन्हा है। हाँ, मगर मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे हिसाब किताब बराबर हैं। ये कहकर उसने रुख मोड़ा और तेज कदमों से जीने उतरने लगा था। मैंने हर फॉल की कीमत चुकाई है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला। शीशे के झिलमिलाते मेंशन में उसका वजूद साई की तरह लंबा और भारी लग रहा था। जरताज वहीं अपनी व्हीलचेयर में जमी रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर उसकी नज़रें अब भी रईस के पीछे भाग रही थी। सीढ़ियों के आखिर में उसका सरापा ओझल हो गया था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ दूर से मेंशन की कदीम घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जरताज ने नम आंखों से उस अंधेरे को देखा और उसके दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। क्या वाकई ये शख्स बादशाह था, या सिर्फ एक ऐसा कैदी जो अपने ही बनाए गए किले को दीवारों के पीछे सिसक रहा था, मगर हार नहीं मानता था। अगले दिन की रात शहर की तेज रफ्तार धड़कन के बरक्स एक पुरसुकून गिलाफ ओढ़े हुए थी। सड़कों पर रोशनी के सतून खड़े थे, मगर उनके नीचे सन्नाटा उतर आया था। हेड ऑफिस की बुलंदों वाला इमारत भी बाहर से एक खामोश देव की तरह अस्तादा थी। अंदर अलबत्ता फ्लोर्स पर बिखरी लाइट्स जल बुझ रही थीं। ज़्यादातर केबिन खाली हो चुके थे, मगर कुछ जगहों पर चिराग अब भी जल रहे थे। ये रात गुजर जाने वाली थी, मगर रईस के लिए रातें गुजरने का अम्ल कितना भारी था ये वही जानता था। वह ऑफिस की राहदारियों में यूं ही कदम ब कदम चल रहा था, जैसे खुद से भागने की कोशिश में हो। हर दीवार, हर शीशे, हर सजावट उसकी अपनी दौलत और ताकत की निशानी थी, मगर दिल की गहराइयों में वो एक ऐसे किले में कैद था। बादशाह लगता था जिसके कमरे खाली थे। वो चलते चलते ठिठक गया। सामने ग्लास वॉल के पार एक केबिन रोशन था। यह फलक का केबिन था। वो लम्हा भर को रुका। ग्लास के पीछे वो साफ दिखाई दे रही थी। मेज पर झुकी हुई संजीदगी से काम में मसरूफ। लैपटॉप खुला था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे को और ज़्यादा वाज़ेह कर रही थी। वो कागजात पर झुककर कुछ नोट कर रही थी। कभी उंगलियों से कीबोर्ड पर हल्की सी आवाज़ पैदा होती, कभी कलम की छूने की। रईस ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। रात के 10:30 बज रहे थे। उसकी भवें सुकड़ गईं। उस वक्त यहाँ सिर्फ नाइट स्टाफ रहता था, वो भी इस फ्लोर पर नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा था। ग्लास डोर जरा सा खोला और फिर दस्तक दी। फलक ने चौंक कर सर उठाया। लम्हे भर को वक्त थम सा गया था। टेबल लैंप की रोशनी उसके शहद रंग आंखों पर गिरी थी और वो जुगनू की माने जल उठी। वो लम्हा दोनों के दरमियान एक खामोशी का लम्हा था। वो इटली से वापस आ चुका था। उसके आने की खबर फलक को मिली थी, मगर वो खुद तब तक से सामने नहीं आया था। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? संजीदा और भारी आवाज़ में पूछा गया। फलक चंद लम्हे उसे देखती रही थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, मगर उसके वजूद की संगीनी पूरे केबिन को भरती जा रही थी। सादा पैंट पर ऊनी शर्ट पहने वो आज दफ्तर के रस्मी वकार से हटकर एक थकनज़दा मगर अब भी बावकार इंसान लग रहा था। वो उठी नहीं, बस कुर्सी पर सीधे होकर बैठी थी। फ़खर भाई थोड़ा लेट है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया था। न हिचकिचाहट न लर्जिश। रईस ने आंखें तंग हुई। तुम जानती हो इस वक्त यहाँ सिर्फ नाइट शिफ्ट रुक सकता है, वो भी इस फ्लोर पर नहीं। तुम यहाँ अकेली हो। इसे अक्लमंदी कहूँ या बेवकूफ़ी? वो पल भर को घबरा गई थी। रईस का अंदाज नीम तंसिया था, मगर फ़ौरन संभल गई। मेरे ख्याल से रात के इस पहर अकेले बाहर निकलने से बेहतर है कि मैं यहाँ इंतज़ार कर लूँ। आप इसे बेवकूफ़ी कहेंगे या अक्लमंदी? रईस ने गहरी नज़र उस पर डाली थी। ये वही फलक थी जिसे वो अक्सर डगमगाता हुआ देखता था, मगर आज उसका लहजा मजबूत था। उसने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अगर फ़खर ज़्यादा लेट है तो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। ये सिर्फ एक ऑफ़र नहीं थी, एक फ़ैसला था। वह उसे उस वक्त यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। फलक की आंखों में लम्हे भर को एक हल्की सी चमक उभरी थी, मगर उसने फ़ौरन छुपा लिया। अस्पात में सर हिलाया और आहिस्ता से उठ खड़ी हुई थी। शॉल दुरुस्त किया, लैपटॉप बंद किया, फाइल हाथ में ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी।
वो दरवाजे पर खड़ा रहा था। जब वो बाहर निकली तो उसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया था। अब वो दोनों साथ राहदारी में चल रहे थे। फर्श पर जमी रोशनियों के अक्स उनके कदमों के साथ बह रहे थे। इमारत का सन्नाटा और उनके कदमों की धीमी चाप उस लम्हे के माहौल को और ज़्यादा पुरअसरार बना रही थी। लिफ्ट के सामने पहुंचे, रईस ने लिफ्ट कॉल की। ये वो लिफ्ट थी जो सिर्फ वो इस्तेमाल करता था। आज पहली बार फलक उसमें दाखिल होने जा रही थी। दोनों अंदर आए थे। लिफ्ट की ग्लास वॉल से सारा फ्लोर, सारी इमारतें नीचे की तरफ खुलने लगी। फलक ने लम्हे भर को नीचे झाँका था। शीशे की दीवारों के बाहर शहर की रात अपनी खामोश चमक में डूबा हुआ था। लिफ्ट नीचे उतर रही थी। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। वह अपनी सोचों में गुम था। फलक अपने ज़ब्त में। दोनों के दरमियान फासले चंद कदमों का था, मगर खामोशी कई सदियों की लग रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। बाहर मीसम इंतज़ार कर रहा था। वह हमेशा की तरह हाथ बांधे एक रोबोट की तरह सीधा खड़ा था। फलक ने एक नज़र उसे देखा और फिर होले से बड़बड़ाई, रोबोट 2.0। फलक को देखकर मीसम के होठ जरा से लरजे थे। वो ठिठका, मगर जल्द खुद पर काबू पा लिया था। उसने पहले फलक के लिए दरवाज़ा खोला था। वो निकल गई, फिर रईस के लिए दरवाज़ा खोला। गाड़ी दरवाजे के सामने मौजूद थी। ड्राइवर नहीं था क्योंकि रईस अब मीसम के साथ सफ़र करता था। फलक पीछे की सीट पर बैठी, रईस भी आगे मीसम के बराबर आकर बैठा था। गाड़ी खामोशी से हेड ऑफिस से बाहर निकल गई थी। शहर की सड़कें नीम रोशन थीं। कहीं कहीं दरख्तों के साए हल्की हवा में झूल रहे थे। शीशे के बाहर अंधेरा और अंदर एक बोझल सकूत था। उसने सर सीट की पुष्ट से टिकाया और आंखें चंद लम्हे बंद की थी। फलक ने चुपचाप खिड़की के बाहर देखा, मगर उसकी नज़रें शहर पर नहीं, अपने ही अंदर की एक खला पर थी। ये खामोशी भयानक थी। काम कैसा चल रहा है? वह फलक से मुखातिब था। बेहतरीन, वो मुस्कुराई। मिसम तमाम तवज्जो से गाड़ी चला रहा था। उसका रुख फलक के घर की तरफ था। खामोशी का वक्फा लंबा हुआ तो वो खुद ही बोल पड़ी थी। मैंने आप पर लिखी जाने वाली किताब के मसूदे में काफ़ी तब्दीलियाँ करवाई हैं। क्या आपने देखा? मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है, वो बड़बड़ाया। दिलचस्पी होनी चाहिए। वो डटी रही थी। इस बार वो ठिठका, इतनी छोटी चीज़ में मैं दिलचस्पी लूँ? आबरू उठाकर पूछा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या नहीं। मुफ्त में सलाह दी गई। अच्छा, वो इस्तेज़ाइया बोला। जो जल नहीं देखता वो सबसे पहले फंसता है। इस बार वो गर्दन थोड़ी सी सीधी करके बोली थी। मीसम की नज़रें बेसाख्ता ही बैक व्यू मिरर पर उठी थी। राइटर बारबी पिछली बार के बरक्स काफ़ी पुरएतमाद लग रही थी। और तो और रईस औरंगज़ेब को मशवरे भी दे रही थी। रईस ने ज़रा सा रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा था। दोनों की आंखें लम्हे भर को मिली थीं। कुदरत का कानून है, वो उसके देखने पर मुस्कुराई। गाड़ी की रफ्तार सड़क पर बहती रही थी, मगर उन लम्हों में वक्त फिर ठहर गया था। फलक की आंखों में वही शहद रंग रोशनी थी, जैसे जुगनुओं अंधेरी रात में रास्ता दिखाते हैं। रईस ने पलक झपकी और फिर बिना कुछ कहे दोबारा से बाहर देखने लगा था। मीशम खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर वही गैर मुतजलजल सकती थी, मगर कान शायद उन दोनों की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। कह तो वो ठीक ही रही थी। रात गहरी हो रही थी, मगर उस रात में गाड़ी के अंदर एक अनजान सकूत उतरने लगा था, जैसे फलक की खामोशी रईस की थकन के गिर्द हल्का सा मरहम रख रही हो। लॉन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। घास पर हल्की सुनहरी किरणें चमक के खेल खेल रही थी। बानो चाय रखकर जा चुकी थी और हल्की सी भाप उठती प्यालों में से मौसम की खुशबू घुल गई थी। आज कई दिनों बाद दिल का मौसम सुहाना था। आज कई दिनों बाद दिल व दिमाग पर जमी गर्द उतरी हुई थी। वो दोनों कई दिनों बाद यूं फुर्सत से बैठे थे। वली के हाथ में मैगजीन था। वो बज़ाहिर उसके सफ़ात पलट रहा था, मगर असल में लम्हा लम्हा फजर की मौजूदगी महसूस कर रहा था, जो उलझी हुई सी सामने बैठी हुई थी। वह खामोशी से उसे देखती रही। जाने क्यों उसे देखना अच्छा लग रहा था। मैगजीन के वर्क पर फर्स्ट इम्प्रेशन का लफ्ज़ नज़र आया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धूप की नरम हवा की खनकी और उसके कुर्बत ने ज़बान खोल दी। वैसे एक बात तो बताओ, धीरे से पूछा। उसने पलकें झपकाई, सफ़ा उड़ते हुए बस कहा। और वो जानता था जितना वो उसे घूर चुकी है, अब उभरने वाला सवाल कोई उल्टा ही होने वाला था। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था? मैं जब पहली बार मिली थी तो कैसी लगी थी? वो संजीदगी से गोया हुई। फजर के सवाल पर उसके लबों पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने उसे बड़ी महारत से छुपाते हुए सफ़ा पलटा और संजीदगी से कहा, सच बताऊं या झूठ? नजरें वाक पर जमाए हुए पूछा। झूठे पर खुदा की लानत। उसके ऐसे जवाब पर वली ने बेसाख्ता ही अपना कहका जब्त किया था। चेहरे पर जब्त के बाद सुर्ख पड़ गया था, फिर खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, फर्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल डायन जैसा था। तो मुझे डायन लगी थी।
वो याद करते हुए बोला। उसके जवाब पर फजर के तासुरात फ़ौरन ही बिगड़े थे। वो तिलमिलाई मगर हार मानने वाली कहाँ थी। झुककर मेज़ पर से कोहनी रखी और फिर मज़ीद पूछा था। इस बार अंदाज में ज़रा गुरूर था। फिर तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? वली ने इस बार मैगज़ीन बंद करके एक नज़र उसे देखा था। उसके चेहरे पर मासूमियत सी उम्मीद झलक रही थी। वो अपनी चाय में चम्मच चला रही थी मगर नज़रें उसी पर जमी हुई थी। उसने ज़रा सा तासुफ किया, फिर जैसे बेरहमी से बोला, किसने कहा सोच बदल गई? तुम अभी भी डायन ही हो। इस बात पर फजर का मुंह हवन्नकों की तरह खुल गया था। क्या मतलब? वो सदमे से बस इतना ही बोल पाई थी। इस रद्द अमल पर उस आधे अंग्रेज़ ने हंसते हुए मैगज़ीन एक तरफ रखा था। उसकी तरफ झुककर नजरें उसकी आंखों में डाल दी थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डायन अब मुझे दिलो जान से अजीज़ हैं। फजर की आंखों में हैरत और सदमे का अक्स धीरे धीरे पिघला और मुस्कुराहट में ढल गया था। उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी उतर आई थी। तुम अंग्रेज़ों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, उसने मसनूई खफकी से कहा और नजरें चाय पर जमा दी थी। तो फिर क्यों बर्दाश्त कर रही हो? उसके सवाल पर फजर ने चाय का घूंट लिया मगर जवाब देने के बजाय नजरें चुरा ली थी। कह दो कि तुम मुझे बर्दाश्त करने की आदी हो चुकी हो। कह दो ना, तुम्हारा मेरे बिना गुजारा नहीं है। वह दिलकशी से मुस्कुराया। शरारती सी मुस्कुराहट चेहरे पर जमी रही। अब चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकूंगी। वह इधर उधर देखते हुए लहजे को गैर बनाने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी बोलती हुई कत्थी आंखें तंग करने लगी थी। जबकि वह खुद मेज़ पर कोहनी जमाए हाथ पर गाल रखे टिकटिकी बांधकर उसे देख गया था। छुटकारा? अब तुम्हें मुझसे निजात नहीं मिल सकती मैडम। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे जकड़ा हुआ हूँ जैसे धड़कन दिल को जकड़ लेती है। वो चंद में खामोश रहा जबकि फजर चेहरा झुकाए मुस्कुराहट दबाने लगी। तुम जानती हो, पहली मुलाकात में तुम डायन ज़रूर लगी थी मगर अंदर कहीं मुझे लगा था कि ये लड़की मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत बाप बनेगी, मगर पता नहीं था तुम मेरी बीवी बन जाओगी। उसके अल्फाज पर फजर ने झेपते हुए नजरें उठाई थी। धूप उसके चेहरे पर सुनहरी लकीरें बनाती थी और वली की आंखों में वही जज्बात झलक रहा था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। बस करें, इतना झूठ कौन बोलता है? मैगज़ीन उठाकर चेहरे के सामने किया। वह अपने चेहरे से निकलती आग महसूस कर सकती थी। अच्छा, फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? एक कंधे पर पलस्तर था। दाएं हाथ से आगे को होते हुए उसके चेहरे की मैगज़ीन को हटाना चाहा। मैं क्यों ब्लश करूँगी? खटाक से जवाब दिया। फिर मुझे चेहरा देखने दो। वो पीछे खिसक चुकी थी। मैगज़ीन मज़ीद ऊपर किया था। अपना काम करें। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। चेहरा मज़ीद छुपा लिया था। वही तो कर रहा हूँ मगर ये मैगज़ीन रुकावट बन रहा है। अब मैं चेहरा कैसे देखूँ? मैगज़ीन छीनने की कोशिश की। वली, मुझे तंग मत करें। इतनी सर्दी में भी हथेलियों पर पसीना उभर आया था। ऐसा कहोगी तो कैसे बाज आऊँगा? इस बार मैगज़ीन छीन लिया। फजर का सुर्ख चेहरा वाज़े हुआ था। फिर अकेले चाय पिए। वह कुर्सी से उठते हुए जान छुड़ाकर भागी थी। इस बार वह कहकर जब्त नहीं कर पाया था। फजर को अपने अकब में उसकी शरारती हंसी सुनाई दी थी। मनार फैशंस की मालकिन, अपनी चाय तो लेती जाएं। वो उसे जाते देखकर पुरशौक नज़रों से बोला था। मुझे नहीं पीनी। उसकी शरारती निगाहों से बचते हुए वो अंदर जा चुकी थी जबकि उसने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली उठाकर लबों से लगाई थी। फिर मेज़ पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और उन्हीं शरारती निगाहों से मैसेज टाइप किया और उसे भेज दिया। शर्माना ख़त्म हो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? चंद सेकंड का वक्फा और दूसरी जानिब से फौरी जवाब आया। किस लिए? ताकि तुम मज़ीद ब्लश करो। मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगी। बस यही धमकी बचती थी उसके पास। अब मैं परमानेंट हो चुका हूँ, शोहर बन चुका हूँ। तुम मेरे लिए ब्लश कर सकती हो। उसने टाइप किया और भेज दिया। शट अप। जवाब पर उसका जानदार कहका लौन में गूंजा था। उस लम्हे उसकी हंसी, चाय की खुशबू और धूप की नरमी सब जैसे एक दूसरे में घुल गई। कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़कियों से दोपहर की नरम धूप अंदर आ रही थी। लंबी मेज़ पर रईस ज्वेलर की पूरी तख्लीकी टीम जमा थी। फाइलों, नोट्स और चमकते हुए कागज़ों के बीच एक पुरसुकून मगर पुरअसर शख्सियत बैठी थी। वो और कोई नहीं बल्कि फलक थी। उसके सामने बंद फाइल रखी हुई थी जिसमें उसके लिखे हुए किरदार सांस ले रहे थे। लैपटॉप खुला रखा था। डिज़ाइनर इंचार्ज ने मुस्कुराकर कहा, फलक साहब, हम बेहद तजस्सुस में हैं। आपने डार्क स्टार्स के लिए जो किरदार तराशे हैं वो सुनने के लिए सब तैयार हैं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फाइल खोली थी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई थी जैसे सब उसके लफ्ज़ों के जादू में खो जाने को बेताब हो। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर पहला किरदार उभरा और उसने बोलना शुरू किया था। डार्क स्टार कलेक्शन के जो सैंपल मुझे दिखाए गए हैं उनके मुताबिक मैंने कुछ किरदार तख्लीक किए हैं। उनमें से फाइनल आप सब करेंगे।
सबने सर हिलाया तो उसने पहले किरदार का तारुफ पेश किया था। ये एक बेचेहरा किरदार है, एक ऐसी औरत जो हुजूम में भी पहचानी नहीं जाती। उसकी अंगूठी उसकी पहचान है और उसका हार उसकी खामोशी। वो गुमनाम है मगर भुला देने के काबिल नहीं। ये तो वाकई डार्क स्टार की रूह है, एक जूनियर डिज़ाइनर ने सर हिलाते हुए कहा था। फिर वो रुकी नहीं, मज़ीद बयान करती चली गई थी। आखिरी वर्क मेज़ पर रखा और खामोश हो गई। कमरे में सब सांस रोके बैठे थे। फिर डिज़ाइनर इंचार्ज ने कहा, यह तो वाकई लफ्ज़ों का जादू है। वो अब डिस्कस कर रहे थे कि किस किरदार को रखना है, किस में तब्दीली चाहिए थी। बहस जारी थी मगर फलक खामोश थी। उसकी नज़रें खिड़की के पार रोशनी की लकीरों को देख रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला, रईस अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में एक अजनबी सी सर्दी फैल गई थी। सब एकदम संभल कर बैठ गए थे। उसने मेज़ पर रखी हुई फाइल की तरफ देखा था, फिर फलक की तरफ। लम्हे भर को कमरे का शोर जैसे रुक गया था। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे की फिजा बदल दी थी। वो आकर खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा था। फलक ने लम्हे भर के लिए नज़रें उठाई थी, फिर पुरसुकून अंदाज में फाइल बंद की। मीटिंग मुकम्मल हो गई है, आप सब अपनी रिपोर्ट्स फलक के पास जमा कर दें। सब लोग एक एक करके बाहर निकल गए थे। अब कमरे में सिर्फ रईस और फलक थे। चलना में खामोशी रही। फिर फलक ने हल्की सी संजीदगी के साथ पूछा, आपको कुछ कहना है? सोचा देखूं तुम टीम को कैसे हैंडल करती हो। रईस ने चलना में उसे देखते हुए कहा था। और वर्डिक्ट क्या है? वो अब उसे देख रही थी। रईस की आंखें गहरी हो गई थी। तुम्हारे अंदर वो यकीनियत है जो ज़्यादातर लोग बिना दिखाए नहीं दिखा पाते। फलक ने लम्हा भर को सांस रोकी, फिर धीमी आवाज़ में पूछा, ये तारीफ है या तनकीद? दोनों, वो मुख्तसर सा बोला। वो उठ खड़ी हुई थी। डेनिम की जैकेट कंधों पर टिकी हुई थी। खैर, यकीनियत कंपनी के लिए ज़रूरी है, वरना लोग जाल को जाल नहीं समझ पाते। अब वो अपनी फाइल समेट रही थी। और हाँ, आपको अपनी ज़िंदगी की छोटी चीज़ों में भी कभी कभार दिलचस्पी ले लेनी चाहिए, वरना बहुत कुछ स्लिप हो जाता है। ये कहते हुए वो फाइल उठाकर बाहर निकल गई थी। रईस खाली कुर्सी को देखता रहा था, फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाया, तो तुम्हें लगता है मैं गाफिल हूँ? उसने गहरी सांस ली थी। कमरे में दोबारा खामोशी उतर आई थी। अलबत्ता प्रोजेक्टर पर उसके किरदारों की तफसील चल रही थी। इस वक्त कैफ़े में शाम के हल्के साए उतर आए थे। लड़कियों की चहकार, कॉफ़ी के कपों की खनक और चम्मचों की हल्की सी आवाज़ें माहौल में घुली थीं। अचानक कैफ़े का दरवाज़ा खुला और मीसम अंदर दाखिल हुआ था। यह वो मंजर था जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। कैफ़े की मेज़ों पर बैठी लड़कियां एकदम चौंक गई थीं। ये मीसम है, एक ने सरगोशी की। यहाँ कैफ़े में? दूसरे ने हैरान आंखों फैलाकर कहा था। ये तो हमेशा साइट्स पर ही होता है। सरगोशियाँ जारी रही थीं। अरुजा के बाद यहाँ का निज़ाम मीसम ने ही संभाला है। एक ने इतला दी, जो भी है, लेकिन बॉडीगार्ड क्या कमाल लग रहा है। इन सब के तजस्सुस और खुसर फुसर के बीच मीसम ने पूरे सुकून और मशीनी अंदाज में कदम बढ़ाए थे। उसके कदमों में वही मजबूती थी जो उसकी पहचान थी, और चेहरा ऐसा जैसे पत्थर पर कुंदा हो। वो नाक के सीध में चलता फलक की मेज तक आया था, जो कॉफ़ी का घूंट ले रही थी, और उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। अचानक आहट पर उसने जरा सा रुख मोड़ा। मीसम को देखकर वो हैरान हुई थी। मैडम, आज से शाम ढले मैं आपको घर छोड़ूंगा। उसने आते ही इतला दी। क्या मतलब? चौंक कर उसे देखा, चेहरे पर ताज्जुब सा था। आप मुझे घर छोड़ेंगे, और वो भी हर रोज़ शाम के बाद? जी मैडम। मीसम का लहजा बिल्कुल सीधा था। क्यों? ये हुक्म है। फलक ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा। वो इंसान कम चलता फिरता रोबोट ज़्यादा लगता था। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप रईस के हर हुक्म के आगे सर क्यों झुकाते हैं? कभी इनकार करने का भी सोचा है? मीसम की आंखों में कोई जंबिश न हुई थी। ये मेरी ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इससे पीछे नहीं हट सकता। कमाल है, एक हुक्म मिला और आप हाजिर, जैसे बटन दबाया जाए और मशीन चल पड़े। मेरी मर्जी पूछी है। करीब बैठी लड़कियों ने सरगोशियाँ की थी। वो मीसम के महज़िब लहजे पर जहाँ दिल थाम रही थी, वहीं फलक के तकरार उन्हें हैरान कर रही थी। मीसम ने जबड़े भींचे, उसकी बात सुनी और फिर गोया हुआ। आपको जो कुछ भी लगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वही करूँगा जो मुझे कहा गया है। मेरा भाई मुझे रोज़ लेने आता है। मैं तुम्हें इस हुक्म से आज़ाद करती हूँ। जाओ और बाकी काम देखो। वो कुछ कदर पुख्तगी से बोली। मीसम ने एक लम्हे को लब भींचे, जैसे अंदर कहीं कोई दबाव उठ रहा हो, मगर फ़ौरन खुद को संभाल लिया। मैं सिर्फ बॉस के ऑर्डर फॉलो करता हूँ। तो फिर ठीक है, आप रोबोट ही रहें, लेकिन याद रखें, मैं रोबोट के हुक्म नहीं मानती। आप चाहें या ना चाहें, ये मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। फलक ने कंधे उचका दिए, जैसे फ़र्क ना पड़ता हो, और वापस अपनी डायरी खोल ली थी। दिल के किसी कोने में
होक उठी थी। अगर इतना ही ख्याल था तो खुद घर छोड़ता, इस रोबोट को क्यों भेजा? इर्द गिर्द बैठी लड़कियां अब तक कंफ्यूज थी। ये दोनों है क्या, झगड़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मुझे तो लगता है फलक इसे हिला रही है और वो हिलने को तैयार नहीं। मिसम खामोशी से एक तरफ खड़ा रहा था। उसका चेहरा पहले से जैसा सख्त, मगर दिल अंदर ही अंदर एक अनजान लर्जिश से दो चार था। वो लड़की लम्हा भर को उसका दिल धड़कने पर मजबूर कर देती थी। जब वो वहाँ से नहीं हिला तो फलक ने सर उठाया। जाओ यहाँ से, या मेरा पहरा देने का भी हुक्म मिला है। जब वो नहीं हिला तो वो कोफत से सर हिलाते हुए उठी और आगे बढ़ गई थी। मिसम ने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर उसके कदमों में हल्की सी बेचैनी थी। वो उसके पीछे था। कैफ़े का हल्का सा शोर जैसे ही पीछे रह गया था तो कारपोरेट गलियारे में शाम के सुनहरे रंग झलकने लगे थे। वो हाथ में कॉफ़ी का कप लिए निकल आई थी। हल्के से सिरों पर ढलती हुई रोशनी उसके रुखसार छू रही थी। कदम तेज थे, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी, जो सिर्फ मिसम की जिद और उसकी हुक्मबरदारी ने जगा दी थी। पीछे मिसम उसी संजीदा अंदाज में चल रहा था जैसे साई की तरह साथ रहना उसकी ड्यूटी हो। कंधे सीधे, आंखों में न गुरूर न नरमाइश, बस एक मैकेनिक की जिम्मेदारी का अक्स। वो उसे अपने पीछे आते हुए देख कर रुकी थी। कप को हल्का सा घुमाया था। तुम खाते पीते भी हो या सिर्फ मालिक के हुक्म पर चलते हो? मिसम के कदम जरा से सुस्त हुए थे। उसने फलक को देखा, मगर जवाब देने के बजाय होंठ भींच लिए थे। वो चुप रहने वाला इंसान था। क्या मतलब आपका? आखिर उसने खुश्क लहजे में पूछा। मतलब ये कि तुम्हारा वजूद भी कहीं अपनी मर्जी रखता है या नहीं, या सिर्फ रेस का हुक्म कोड की तरह तुम्हारे सिस्टम में फीड है और बस उसी पर चलते हो? ये सुनते ही दो लड़कियां जो कैफे से बाहर निकल रही थीं पीछे पलटकर मिसम को देखने लगी थीं। वो तो यूं ही उसकी खामोश और मशीनी शोहरत पर हैरान थी और फलक के साथ देखकर मजीद हैरान हो रही थी। मिसम ने जैसे ये सब नोटिस ही न किया। वो सिर्फ फलक को देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार जरा सी थकन उभरी थी। मैं यहाँ अपनी मर्जी के लिए नहीं हूँ। मेरा काम है जो हुक्म दिया जाए उसे पूरा करो, बस। तो फिर आज से मैं भी तुम्हें हुक्म देती हूँ। तुम्हें मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझे? वो लम्हे भर को रुका, जैसे दिल में कुछ कहने को आया हो, मगर फिर सीधा सा जवाब दिया। आप हुक्म नहीं दे सकती और मैं रोबोट नहीं हूँ, लेकिन आपको घर पहुँचाना मेरा काम है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। तो फिर अपने बॉस को मेरा पैगाम पहुँचा दो। अगर वो खुद मुझे छोड़ने जाएंगे तो ठीक, वरना भूल जाएं। वो उस पर जताती नज़र डालकर तेज कदमों से उठाती हुई नज़रों से ओझल हो गई थी, जबकि मिसम के सख्त चेहरे पर हल्की सी लकीर फेरी थी, जैसे दिल ने धड़ककर उस रोबोट के पर्दे पर दस्तक दी हो। मगर वो खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। क्या हो जाता अगर वो राइटर बार भी खामोशी से बात मान लेती? बड़ी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी कमरे में धुंधला सा अक्स डाल रही थी। मेज़ पर रखा लैपटॉप खुला हुआ था और उसके स्क्रीन पर अरुजा की वीडियो चल रही थी। वो वीडियो में हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी, मगर आंखों में थकन और वक्त की झलक साफ दिखाई देती थी। राइस कुर्सी की पुष्ट से सीधा होकर झुका था, जैसे एक एक लफ्ज़ अपने रूह में उतार लेना चाहता हो। अरुजा की आवाज़ कमरे की फिजा में मध्यम गूंज रखती थी। मुझे उम्मीद है आप खड़े होंगे, बिल्कुल बादशाह की तरह, जैसे मैंने हमेशा आपको देखा है और देखना चाहती हूँ। राइस की आंखों में नमी की एक लहर उतरी। उसके सांस बेरब थी, मगर वो आंख झपकाए बगैर स्क्रीन को देखता रहा था। वो अब टैबलेट की स्क्रीन को देखते हुए बोली, सब कुछ तरतीब से चल रहा होगा। मैं जानती हूँ किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, और मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से जो तकलीफ़ आपको आई उसका असर अगर जल्द जाहिल हो जाए। वो लम्हे भर को रुकी, जैसे सोच रही हो कि मज़ीद क्या क्या कहना है। फिर अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को मेज़ पर रखते हुए आहिस्ता से बोली, अगला इवेंट, हाँ, मिस्टर हुसैन की बेटी की शादी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शिरकत करेंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग आपको टूटा हुआ देखें या आपके खिलाफ़ कोई बात करें। रईस ने बेइख्तियार ही कुर्सी के आर्म रेस्ट को मजबूती से थाम लिया था। दिल चाह रहा था कि वक्त थम जाए और ये मंजर कभी ख़त्म न हो। अरुजा के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैं चाहती हूँ आप खड़े रहें, हर तकरीब में जाएं, हर महफिल में अपनी मौजूदगी दिखाएं और जो घर आपने बनाया है उसे बनाए रखें। उसके ये अल्फाज रईस के रगों में तेज़ धड़कन की तरह दौड़ने लगे थे। कमरे में वीडियो के अलावा सब कुछ खामोश था। उसके होठों से धीमा सा लफ्ज़ निकला था, इतना मध्यम कि सिर्फ वही सुन सकता था, अरुजा। मगर जवाब में सिर्फ वीडियो का मध्यम इख्तिताम और कमरे की सुनसान खामोशी बाकी रह गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अरुजा की मौत की गूंज मध्यम हो रही थी,
चंद दिन टीवी चैनल्स पर खबरें चलती रही थी, अखबारों के कॉलम्स में उसकी तस्वीर छपती रही थी। कुछ ने उसे हादसा कहा था, कुछ ने मामा, मगर फिर नए वाक़यात, नई सुर्खियाँ और नई कहानियाँ आ गई थी। ये दुनिया का दस्तूर है, मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन सबसे जल्द फरामोश भी कर दी जाती है। लोग मरने वालों के लिए 2 दिन अश्क बहाते हैं, चंद दुआएं करते हैं, फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। गुजर जाने वाले लम्हा भर के लिए याद आते हैं, मगर फिर वक्त की धूल में दब जाते हैं। इंसान जीते जी जितना भी अहम हो, मरने के बाद रफ्ता रफ्ता सिर्फ एक नाम, एक तस्वीर या एक कहानी बनकर रह जाता है। रईस का नाम लोगों की ज़ुबान पर चंद दिन रहा, सब उसका रद्द अमल चाहते थे, एक बयान, एक लफ्ज़, मगर वो खामोश रहा। वो मंजरे आम से यूं ओझल हुआ था जैसे हवा में तहलील हो गया हो। उसे ना कुछ कहने की ज़रूरत थी और ना शायद कहने की ताकत। रईस ग्रुप का निज़ाम चंद दिन हल्का सा डगमगाया, जैसे बड़ी इमारत को जलजले ने छुआ हो, मगर बहुत जल्द सब कुछ संभल गया था। अरुज़ा की टीम की बहुत ट्रेंड थी, खास तौर पर मीज़म। वो अरुज़ा के छोड़ जाने पर ही सब संभाल चुका था। हाँ, अलबत्ता अरुज़ा की मौत उन सब के लिए एक बड़ा धचका थी, पर कब तक? मुनाफा की गिनती, मुआहदे, अजलास सब अपने वक्त पर होने लगे थे, लेकिन रईस के अंदर जो खला खुल गया था वो किसी इंतज़ामी तरतीब से नहीं भर सकता था। ये खला खाली कुर्सी या खाली कमरे जैसा नहीं था कि किसी और की मौजूदगी उसे पुर कर देती। ये एक ऐसा जख्म था जो जीते जी नासूर बनकर रहने वाला था। हर सुबह वो आँख खोलता तो पहला एहसास ये होता कि दुनिया वही है, मगर उसकी दुनिया टूट चुकी थी। और हर रात आँख बंद करने से पहले यही सवाल उसे सताता कि अगर अरुज़ा होती तो आज का दिन कैसा होता। वो जानता था ये खला कभी नहीं भर सकता, हाँ, मगर वो उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे सकता था। उसे खड़े रहना था और वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे यही ज़ेब देता था।